की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर हो, जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। नारायण 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 नारायण, आवाज आ रही नीलू? हाँ आ रही है भैया। क्लियर है? जिसको अपन राष्ट्रीय स्वयं सेवक केंद्र कहते हैं, उससे आप जुड़े हुए हैं, तो वही संस्कार आप में बचपन से आ गए। उसी का नतीजा है कि आज डॉक्टर साहब मेडिकल में इतनी अच्छी स्थिति रखते हुए भी अपने घर में देसी गाय रखते हैं, उसी का दूध पीते हैं, और रहन सहन एकदम सादा जीवन, वैसा ही डॉक्टर साहब का ऐसा जीवन है। तो आज हमने डॉक्टर साहब को इसलिए बुलाया और इसलिए आग्रह किया, आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया कि भाई डॉक्टर साहब की आप बताएं कि एक तो देसी गाय का जो आज अभी चल रहा है, बहुत ही देसी A1 A2 गाय का दूध का, उसका डॉक्टर साहब अपने को साइंटिफिक तरीके से बताएंगे कि क्या फर्क है। आज हम लोग जो हमारे बच्चे हैं और भी जो युवा पीढ़ी है जो कि बहुत फास्ट फूड में जितना विश्वास कर रही है, उतना अपना प्राचीन भारत का जो भोजन है उसमें विश्वास नहीं कर रही है। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि फास्ट फूड से आज कितना नुकसान हो रहा है, और आज जो भारत देश में कैंसर रोग एक घातक रोग साबित होता ही जा रहा है, किसी तरीके से रुक नहीं रहा है, उसका मुख्य कारण एक हमारा फास्ट फूड व रहन सहन भी है। तो इन सब बातों को लेकर डॉक्टर साहब हमारे बीच में आए हैं। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि अभी अपनी बात करना आरंभ करें। पहले डॉक्टर साहब करीबन 30-35 मिनट जितना भी बोलेंगे, बाद में कोई चाहे तो प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जय श्री राम। हमारे प्राचीन काल के ग्रंथों में लिखा हुआ पहला सुख निरोगी गया। अंग्रेजी में कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। शरीर ठीक है तो सब ठीक है, नहीं तो हमारी सारी सुख समृद्धि वैभव शरीर ठीक नहीं होने पर बेकार हो जाता है। इसलिए हम सबको शरीर को साधना चाहिए, शरीर को अच्छा बनाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी दिनचर्या, खान पान, रहन सहन इस प्रकार से डिजाइन किया था कि हम लोग सुबह प्रातः काल उठने से लेकर के रात्रि सोने तक, चाहे वो कितनी भी सांस ले रहे हैं, चाहे पानी पी रहे हैं, चाहे जो भी खाना या भोजन जो हमारी रसोई बनता खा रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को प्रभावित करता था, और हम सब लोग पूर्णतः स्वस्थ रहते थे। आज से 200-300 साल पहले की अगर बात सोचें तो बहुत कम बीमारियां देखने को मिलती थी, बहुत कम लोग बीमार होते थे। और जैसे जैसे विज्ञान की उन्नति प्रगति होती जा रही है और हम लोग सुख सुविधाओं के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा रहन सहन, खान पान ये सब भी बदलने लगा, और जाने अनजाने में हम पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का अनुसरण करने लग गए, और उसी को ही हमने हमारा एक स्टेटस सिंबल बना लिया। इस कारण से हमारे घरों की जो परंपराएं थी खान पान की, रहन सहन की, वह सब बदलती चली गई, और धीरे धीरे हम लोग कई अनेकों ऐसी असाध्य बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, हमने सोचा भी नहीं था। जब मैं विद्यार्थी था तब हमारी पुस्तकों में जिन बीमारियों का उल्लेख होता था, कोई छोटे से एक आध पैराग्राफ में उस बीमारी को निपटा देते थे। आज उसी एक बीमारी पर पूरी पुस्तक लिख दी जाती है। इतना विज्ञान ने इस पर अध्ययन करके सब पता कर लिया। लेकिन साथ में हमारी चिकित्सा जगत इस बात को अब मानने के लिए तैयार हो गए हैं, और इस बात को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं कि कहीं न कहीं हमारा खान-पान, रहन-सहन, हमारी इस जीवन पद्धति और जीवनचर्या से जुड़ा हुआ है, वो हमें बीमारी की तरफ ले जाता है। और अगर हमने इसको नहीं सँभाला, तो हम लोग और बुरे हालत में जाएँगे। अभी थोड़े समय पहले ही कोरोना नाम की महामारी आई थी, अभी भी चालू है, कोई खत्म नहीं हुई है। लेकिन इसने हमारी संस्कृति की उस धरोहर को परिभाषित किया वापस, और उन्होंने उस सबको मजबूत करने का प्रयास किया जिनके लिए हम वर्षों, हजारों वर्षों से जीवित थे, और हमने उसको भुला दिया। अब जैसे आजकल वैक्सीन की बात चल रही है कोरोना के लिए, लग भी रहा है, लगाना भी पड़ेगा, कोई इसमें संकोच नहीं है, हमको लगाना चाहिए। लेकिन प्राचीन काल में हमारे वैक्सीन की व्यवस्था ऋषि मुनियों ने इस तरह से कर रखी थी कि सब लोगों को स्वतः ही इम्यूनिटी आ जाती थी। अब एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, विज्ञान के हिसाब से उसका अगर विश्लेषण करें तो हमारे जितने भी कुंभ है, महाकुंभ जिसे कहते हैं, ये सारे के सारे कुंभ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के हिस्से हैं। लाखों करोड़ों लोग एक ही साथ एक ही दिन में जब गंगा माँ के जल में और जब डुबकी लगाते हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं करोड़ों लोगों के जीवों में, शरीर में अरबों प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस रहते हैं, और सब लोग स्वस्थ हैं, क्योंकि
वहां तीर्थ यात्रा पर और कुंभ में जाने वाले लोग स्वस्थ लोग ही जाएंगे, बीमार लोग तो जाते ही नहीं वहां पर। लेकिन उनके शरीर में करोड़ों वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु सब रहते हैं। वो जब गंगा स्नान करते हैं तो वो नहाने के समय में पानी में मिक्स हो जाते हैं और सब लोगों को मिल जाते हैं। किसी को 2, किसी को 4, किसी को 10, किसी को 50 वायरस मिल गया। और उस वायरस में क्योंकि मात्रा बहुत कम है, तो वो जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिनके शरीर में वो वायरस नहीं है, तो उनकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उनके शरीर में जीवाणुओं से लड़ने वाली ताकत है, उसको ट्रिगर करता है। और ट्रिगर करने से उनके शरीर में, हमारे शरीर में वो एंटीबॉडीज बन जाती है कि अगर भारी संख्या में वो वायरस बाद में आता भी है या जीवाणु आता भी है, तो हमारा शरीर उससे लड़ लेता है और उस महामारी से हम बच जाते हैं। तो ऐसी हजारों महामारियों से बचने की व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। हर 6 साल में, 12 साल में कुंभ होता है। ये भी एक वैज्ञानिक है। तो 6 साल, 12 साल में क्यों? अभी जो वैक्सीन लगता है इसके बारे में हमारा कोई कहता है भई 1 साल तक इसकी इम्यूनिटी रहेगी, कोई कहता है 2 साल तक रहेगी, कोई कहता है 6 साल तक रहेगी। तो ऐसे हजारों बैक्टीरिया, वायरस है जिनकी इम्यूनिटी की एक उम्र तय है। और औसतन वो मोटे-मोटे तौर पर देखें तो कितना भी घातक वायरस क्यों नहीं हो, उसकी अधिकतम 6 साल से लेकर के 12 वर्ष तक की इम्यूनिटी आ सकती है, यदि हम महाकुंभ में जाकर के स्नान करते हैं तो। और इसलिए आप देखिए, इस विज्ञान के जगत में जब अब तो हमारे पास सूचना के साधन भी है, और जब सूचना के साधन नहीं थे, तब भी करोड़ों लोग उस तिथि पर जब जाना चाहिए, अपने आप ही स्वतः पहुँच जाते थे, कोई निमंत्रण नहीं देता। और सब लोग वहाँ जाकर अलग-अलग तिथियों पर उनके स्नान होते हैं और करते थे। और इस कारण से जब वापस लौटते थे, तो अपने साथ वो इम्यूनिटी और वो ताकत लेके आते थे, जिसकी वजह से हम हज़ारों बीमारियों से लड़ लेते थे। कभी भी मृत्यु हमारे नज़दीक आ नहीं सकती थी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। ऐसे ही खान-पान की व्यवस्था भी हमारे ऋषि मुनियों ने की। तो हमारे जीवन में दिनचर्या बहुत अच्छी बनाई उन्होंने। सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रातः काल जल्दी क्यों उठना चाहिए? सूर्य भगवान जब प्रातः काल निकलते हैं, तो हमारे आसमान में एक ओज़ोन की परत है। बहुत मोटी परत है वो। धरती से लगभग 15-20 किलोमीटर ऊपर है वो। उस परत की विशेषता यह है कि सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती है और धरती पे आती है, उनको 7 से 8 मिनट लगभग लगते हैं। पहली किरण जब आती है। और सूर्य भी एक प्रकार का एटम बम ही कहना चाहिए, हाइड्रोजन बम एक तरह का। बहुत सारी घातक विकिरण भी वो पैदा करता है। सूर्य देवता है, भगवान हमारे लिए, क्योंकि धरती पर जब उसकी किरण आती है, वो वास्तव में भगवान के रूप में ही आती है। अगर सूर्य भगवान नहीं होते तो हमारा जीवन नहीं होता। अंतरिक्ष में अनेक ग्रहों पर लोग जीवन ढूँढने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले वही देखते हैं कि वहाँ सूर्य भगवान की किरणें पहुँची नहीं पहुँची। लेकिन सूर्य भगवान का ओज और तेज इतना अधिक है कि वो पूरा का पूरा अगर धरती पर आए तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। और पूरी दुनिया को देना क्यों, इतना ओज तो उनको चाहिए ही चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में हजारों लाखों ग्रह है पृथ्वी जैसे, उन सबको वो अपनी रोशनी देता है, अपनी ऊर्जा देता है। और इसलिए धरती पर भी जब उनकी किरणें आती है यहाँ पर, तो उनमें बहुत सारी कुछ ऐसी किरणें भी होती है जिनको धरती पर रहने वाला जो आवामंडल है, जिसको हम ओजोन परत कहते हैं, वह उन किरणों को फ़िल्टर कर लेता है, छान लेता है। जिसमें इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट नाम की जो किरणें होती है, उनको फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है। और बाद में हम सब लोग जानते हैं विबग्यो और VIBGYO और सतरंगी, सप्तरंग जिसको कहते हैं अपन। ये जो आसमान में बारिश के दिनों में अपन देखते हैं इंद्रधनुष, वो किरणों के 7 रंग है वो धरती पर आते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसका कारण ये है कि जो फ़िल्टर ओज़ोन परत है वो उसको लेकर के आती है। और इसलिए सुबह-सुबह ओज़ोन परत की पूरी रात्रि की वजह से इतनी अच्छी मोटाई है और वो फ़िल्टर बहुत अच्छा करती है। प्रातः काल अगर हम जल्दी उठ कर के सूर्य की उन किरणों का दर्शन करें, जिसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक और व्यवस्था की। हम सुबह-सुबह नहा धो करके सूरज की पहली किरण को सूर्य अर्घ देते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और सूर्य की तरफ हम एक टक लगा करके उस पानी में सोते हुए उन सूरज की किरणों को देखते हैं। तो जो सूरज की किरणें हमारे शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, दिमाग पर जो असर करती है, वो अद्वितीय है। वो हमें अनेक रोगों से बचाती है। हमारी नेत्र ज्योति को बहुत अच्छा करती है। जो रोज़ सुबह सूर्य को अर्घ देगा, हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई। सूर्य भगवान को अर्घ दो, सूर्य भगवान की प्रार्थना करो और जल देते हुए करनी चाहिए। इसमें भी एक विज्ञान है। और वो किरणें उस जल में से होकर के और सुबह-सुबह की जो ताज़ी किरणें हैं, जिसमें कोई घातक किरण नहीं होती, वो हमारे शरीर में आँखों में प्रवेश करती है, तो हमारी नेत्र ज्योति अच्छी होती है। दूसरा, सूर्य भगवान से निकलने वाली किरणें हैं, वो हमारे शरीर में विटामिन डी भी बनाती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि विटामिन डी हमारा शरीर बना नहीं पाता ढंग से जब तक कि सूर्य की किरणें नहीं आए। सूर्य की किरणों का होना ज़रूरी है। और खाने-पीने की वस्तुओं में कुछ फैट सॉल्युबल घी, विशेषकर देसी गाय का घी है, उसमें थोड़ा बहुत विटामिन डी हो सकता है। बाकी खाद्य पदार्थों में विटामिन डी सामान्यतः नहीं होता, वो हमें बनाना ही पड़ेगा। और इसलिए 24 घंटे में से कम 4 घंटे तक अपने शरीर का 1/3 हिस्सा सूर्य भगवान की नज़र में रहना ही चाहिए। सूर्य भगवान हमारे शरीर पर मेहरबान हो 3-4 घंटे के लिए रोज़, तब कहीं जाकर के हमारे शरीर की विटामिन डी की आवश्यकता पूरी होती है। और विटामिन डी की कमी होने की वजह से आजकल ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अधिकांश बच्चे घरों से बाहर निकलते ही नहीं हैं। खेलने कूदने के लिए बाहर नहीं जाते, मिट्टी में तो बिल्कुल ही नहीं खेलते।
और 24 घंटे हमारे माता पिता बहुत इतने ओवर कॉन्शियस हो गए हैं कि बच्चों को मिट्टी में जाने नहीं देते, सूर्य भगवान की नजरों में जाने नहीं देते, पता नहीं क्या हो जाएगा। जब तक बच्चे मिट्टी से नहीं खेलेंगे, सूर्य भगवान की नजर दृष्टि और सूर्य की किरणें उनके शरीर पर नहीं पड़ेगी, तब तक उनके शरीर में ये बहुत बड़ी कमी आ रही है और उसकी वजह से अनेक मानसिक रोगों का कारण ये विटामिन डी की कमी का कारण भी बनता है। विटामिन डी को हम बाहर से गोली के रूप में कितना देंगे? पश्चिमी देशों में तो विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो लोग एयर कंडीशनर कल्चर में रहते हैं या सूर्य भगवान बहुत कम ही दिखते हैं, 4 घंटे ही उगता है उनका सूरज तो वो लोग हर शनिवार रविवार को समुद्र के किनारे चले जाते हैं और वहां जाकर के सूर्य भगवान की किरणों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा देश तो समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय आता है। हमारे यहाँ तो भगवान सूर्य भगवान इतने मेहरबान है कि भरी सर्दी में भी 8-10 घंटे सूर्य भगवान हमको किरणें देते हैं। गर्मी में 12-13 घंटे हमको सूर्य भगवान की किरणें मिलती है। तो हम हमारे बच्चों को और सब बच्चों से मैं निवेदन करूंगा, माता पिता से निवेदन करूंगा, तो बच्चों को घर में बांध के मत रखिए। केवल इसलिए भी नहीं कि कहीं बीमार हो जाएंगे। जब तक मैंने जैसे बताया महाकुंभ का उदाहरण, बच्चे बाहर जाएंगे तो उनके शरीर में बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी भी आएगी। अब तो हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि अगर बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते हैं तो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन जिनकी स्वाभाविक इम्यूनिटी बच्चों में आनी चाहिए वो अब नहीं आती। खान पान के लिए छोटा सा भी पानी इधर उधर पी लेते हैं तो बच्चों को डायरिया हो जाता है, बच्चों को पेट दुखने लगता है, बच्चों में लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया। ये दुनिया भर के जो आंतों के और खान पान के जो इन्फेक्शन है वो इसीलिए बच्चों को जल्दी पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके शरीर में इनसे जो इम्यूनिटी आती है वो है ही नहीं। जब तक बच्चा मिट्टी में नहीं खेलेगा तो इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? ये बात अलग है, शहरों में अपनी साफ साफ मिट्टी कम मिलती है, लेकिन हमारे घर के आसपास इतने सारे गार्डन है, वहां पर अभी भी मिट्टी अच्छी होती है। माता पिता स्वयं चले जाए साथ में, उनके लिए भी भला है। वो भी जाएंगे तो उनको भी सूर्य भगवान की कृपा मिलेगी, मिट्टी उड़ेगी, थोड़ी बहुत मिट्टी से इम्यूनिटी उनको भी आएगी। और इसलिए और सूर्य भगवान की किरण और मिट्टी ये दोनों मिलकर के हमारे शरीर में जीवाणुओं से लड़ने की बहुत बड़ी ताकत खड़ी कर देगी। फिर दूसरा एक ये भी है, जब बच्चे बाहर जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों के साथ खेलेंगे और खेलते हैं सबके साथ मिल करके। तो मारवाड़ी में कहा होता है आजकल एकल खुरे हो रहे हैं बच्चे, हर घर में एक या दो ही बच्चे हैं। और जब एक ही दो, राम सूरदास जी महाराज तो बहुत इसका विरोध करते थे। अंतिम उनका प्रवचन हमारे बीकानेर के पीवी अस्पताल में हुआ, जब मैं वहीं पर था, जब स्वामी जी उसके बाद बीकानेर कभी नहीं पधारे। तो उस प्रवचन में उन्होंने 1 घंटे तक डॉक्टरों को खूब जम करके कोसा। कोसना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टरों को बुरा लग रहा था, लेकिन मैं तो बहुत प्रसन्न था, मैं खुश था बहुत। वो यही कह रहे थे, डॉक्टर तुम सब लोग बदमाश हो, परिवारों को छोटा करते हो, बहन बेटियों को मारते हो, बच्चे को जन्म नहीं लेने देते। ये जितने भी संसाधन दूसरे जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के विरुद्ध में तुम लोगों ने अपना लिए हैं, उसलिए धरती का नाश हो जाएगा, सब समाज संस्कृति खत्म हो जाएगी। वो बिल्कुल सही है। हमारा परिवार जब छोटे हो गए तो इसकी समस्या आ रही है। थोड़े समय बाद तो चाचा जी, नाना जी, ताऊ जी, काका जी, मामा जी, ये सब तो ढूंढने को नहीं मिलेंगे, मौसी ढूंढने को नहीं मिलेगी। अंकल शब्द अंग्रेजी का एक आ गया जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। चाचा, मामा, ताऊ, काका सबके लिए अंकल और सबके लिए आंटी। तो ये शब्द जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है और हमारे सुख दुख के वाकई भागीदार बनते हैं, वो तो खत्म हो जाएगा जब छोटे परिवार होंगे। और जब छोटे परिवार है तो सबसे बड़ी दुविधा ये आ गई कि बच्चे एकल खुरे हो रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं बहुत जिद्दी हो गए, बच्चे बहुत घमंडी है, कहना नहीं मानते, परेशान है। स्कूल में भी हमारे बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं जहाँ पर पूरी की पूरी पाश्चात्य संस्कृति है। अंग्रेजी का मेरा विरोध नहीं है, अंग्रेजी मैंने भी पढ़ी है, लेकिन मैंने भारतीय संस्कारों को उतना ही आत्मसात किया। लेकिन बात यह है कि हम कर क्या रहे हैं, बच्चों को किस संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं, किस परिवेश में ले जा रहे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है। लेकिन जैसा भी चल रहा है उसमें कम से कम बच्चों को घंटे 2 घंटे के लिए धूप में तो ले जाओ। सूर्य भगवान की कृपा से बच्चों में जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो नहीं होंगे। विटामिन डी की कमी से कैंसर भी होता है, अभी परसों अखबार में पढ़ा होगा कि विटामिन डी की कमी है जो सूर्य भगवान नहीं देते हैं, उससे कैंसर भी हो सकता है। तो बच्चों को खुले वातावरण में ले जाना चाहिए, माता पिता भी खुले वातावरण में ले जाए। और जैसा मैंने कहा, एकल खुले वाली जो प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ रही है वो तभी ठीक होगी जब बच्चा 10-20 बच्चों के बीच में खेलेगा। जब बच्चे खेलते हैं आपस में तो जीत हार चलती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का मन आउट करने का होने का नहीं होता, लेकिन सब ग्रुप में होते हैं तो उसका आउट होना पड़ेगा। तो उसके मन में बचपन में संस्कार हो गया, क्या हो गया, आउट हो गया, बैठ जाएंगे 2 घंटे की बात, थोड़ी देर बाद वापस अंदर मिल जाएंगे। तो बचपन में ये जब भाव आता है कि मैं सबके साथ खेल रहा हूँ और सबके साथ मुझे एडजस्ट करना है, मैं सबके साथ सामूहिक जीवन जी रहा हूँ, तो निश्चित रूप से बच्चों में एकल खुले की भावना भी कम होगी और वो और अधिक सामाजिक प्राणी बनेगा। घर की जो समस्या है एकल खुले वाली, जिद वाली, वो समस्या दूर हो जाएगी। और दूसरा एक सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैंने कहा, बच्चे सूरज के तो कम दर्शन कर रहे हैं, सब सूर्यवंशी हो गए हैं। उनके माता पिता भी सूर्यवंशी आजकल। रविवार का दिन है तो माता पिता भी सोचता है 8 बजे उठूंगा। और भी 8 बजे क्यों उठेंगे? तो रविवार को तो सूर्य भगवान का दिन है, उस दिन तो जल्दी उठना चाहिए, छुट्टी इसलिए थोड़ी हुई थी, 8 बजे उठेंगे। और मुझे तो दुख इस बात का होता है कि पश्चिमी देशों में जहाँ दूसरी इस्लामी मिशनरी संस्कृति है, वहां पर तो संडे को चर्च में जाने का नियम है। मैं एक बार केरल में गया था तो मेरे एक साथी डॉक्टर थे, वो मुझे ले गए।
तो मैंने देखा रविवार को सुबह 5 बजे घंटी बज रही है, तो पहाड़ पर था वो केरल में चर्च, और हजारों लोग उस आसपास के वनवासी बेल्ट सुबह-सुबह चर्च में आते थे जल्दी उठ करके, और रास्ते में 1-2 किलोमीटर चलकर आते, सूर्य भगवान का उनको अपना भी अर्घ मिल जाता था। सारा प्रसाद उनको अपना भी मिल जाता था। भले ही वो हिंदू संस्कृति नहीं मान रहे, लेकिन सूर्य भगवान का उनको प्रभाव तो उनको मिल ही रहा, सूर्य भगवान की वो उनको अपना भी मिल गए। तो आप सब लोगों से, जो बुजुर्ग लोग हैं घर में, परिवार जन है, उनको भी सोचना चाहिए कि बच्चों को अगर आपको सुबह 6 बजे उठाना, तो आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। आप स्वयं जल्दी उठ करके तैयार हों, फिर बच्चों को प्रेरित करें, और बच्चों को प्रेरित करने का तरीका ये नहीं है कि सुबह उठकर घासो घर में बैठे। आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आस-पास में उद्यान है, बाग है, वहाँ जाइए, मंदिर है, वहाँ जाइए। पुराने ज़माने में मंदिर जाने की परंपरा थी। हम बच्चों को साथ लेकर के जाएँ। हम बच्चों को सोने के लिए प्रेरित करते ही क्यों हैं कि अधिकतर देर तक सोता रहे, तो उसकी आदत बिगड़ती है। एक और समस्या आ रही है कि लेट उठने के कारण माता-पिता भी इसके लिए ज़िम्मेदार है, और बच्चे भी ज़िम्मेदार हैं, रात को लेट तक सोने की। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। वैज्ञानिक आधार पर जब मैं इसका विश्लेषण करता हूँ, तो हमारी जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो सूर्य की घड़ी से चलता है। आपके हाथ में जो घड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, उसका इस ब्रेन को कोई लेना-देना नहीं है। ये वैज्ञानिक आधार पर कह रहा हूँ मैं आपको। 1 मिनट, 1 सेकंड, 10 बजे, 12 बजे, ये हमारा ब्रेन नहीं समझता। ये तो हमने पढ़ के बता दिया, घड़ी देख के बता दिया, आँख देख के इसलिए पता चल गया है। हमारी ब्रेन की जो सबसे सही घड़ी है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक है, और उसका संबंध सीधा-सीधा सूर्य भगवान से है। सुबह सूर्य भगवान जब धरती पर पहली किरण फेंकते हैं, आती है यहाँ पर, उस किरण के साथ मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स होते हैं, उनकी एक प्रक्रिया चालू होती है, और वो दिन भर काम करती है, और शाम होते-होते शरीर में उन सब हार्मोन का एक प्रभाव रहता है। दिन भर एक उत्साह का वातावरण रहता है। जब शाम को 5-6 बजती है, तो एक शरीर में स्वाभाविक थकावट आती है, और सूर्य भगवान जब विदा होते हैं, उस समय तक आते-आते जीवन की जो एक दूसरी प्रक्रिया का हिस्सा है, वो चालू हो जाता है। वो है ढलान का काल, जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति विकसित होती है। राक्षसी प्रवृत्ति का मतलब वो होता है, आध्यात्मिक शक्ति से परे, भगवान की दी हुई और सूर्य में होने वाली सारी घटनाओं से परे, जिस चीजों से आदमी को बचना चाहिए, वो आदमी अंधेरे में करना चाहता है। हम सब जानते हैं, जिस काम को नहीं करना चाहिए, आदमी चुपके करता है। जब चुपके करेगा, तो उसको अंधेरा चाहिए। तो ये मानव प्रवृत्ति है। सूर्य भगवान की अनुपस्थिति में आदमी हर कोई वो काम करेगा जो अंधेरे में करना चाहता है, चाहे घर में आपकी ट्यूबलाइट जल रही है, चाहे कोई भी जल रही है। और जब एकल-कुरे हो जाएंगे, तो बच्चे क्या करें, आपको पता ही नहीं है। और जब इस कोरोना काल में एक दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधि ये भी आ गई कि हम सबके बच्चे मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज हो रही है। माता-पिता को पता ही नहीं कि ऑनलाइन कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या देख रहा है। सारे बच्चे इस मोबाइल के जाल में और इंटरनेट के जाल में इस हद तक हो गए हैं, खेलों के माध्यम से या उसके अंदर कचरे में से। क्योंकि कीचड़ में से कमल को खिलाना, तो कमल की प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी। हंस पानी में से दूध और मोती चुनता है, तब जब उसकी आदत, उसके दिमाग में अंतर तो आना चाहिए ना, कि पानी क्या है, मोती क्या है। उसको अंतर करने का स्वभाव ही नहीं है, तो अंतर कैसे करेगा। जो ये सारा नेट के माध्यम से जो कीचड़ परोसा जा रहा है दुनिया में, उस कीचड़ में से हमारे बच्चे अच्छी चीज को ही चुनेंगे, इसकी क्या गारंटी। और अच्छी चीज को चुनने के लिए हमारे बच्चों के ब्रेन में पहले वो विकास करना पड़ेगा, अच्छा और बुरा का अंतर करना पड़ेगा। उसके बच्चे के मन में ये भाव आना चाहिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ये दोनों तुलनात्मक चीजें हैं। और हमारी संस्कृति की जो हजारों साल की धरोहर है, उसके आधार पर तय करना पड़ेगा कि अच्छा बुरा क्या। आज की परिभाषा से नहीं। वो परंपराएं हमारी बदल नहीं सकती, क्योंकि ऋषि मुनियों ने लंबे समय तक अनुसंधान करके तय किया। इसलिए बच्चे हमारे देर रात तक जगकर क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबके पास मोबाइल आ गया है। सब कोई अपने-अपने माता-पिता भी देख रहे हैं, अपने-अपने हिसाब से, कोई फेसबुक कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे कर रहा है। ये प्रवृत्ति सबसे पहले हमको छोड़नी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा तो इसने नुकसान ये किया है, जो दूर है उनको झूठा नजदीक में लिया है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। और जो पास में है उनको दूर कर दिया। परिवार के 4 लोग बैठे हैं, सब मोबाइल में खेल रहे हैं, सब अपने-अपने विचारों से अपने-अपने साथियों को कुछ भेज रहा है। और अपने साथ बैठे शाम को सत्संग कर लो भई। 10-15 मिनट, चलो ठीक है, 24 घंटे सत्संग नहीं, 10-15 मिनट सत्संग हो गए, हँसी-मस्ती की बात कर ली, खुशी की बात कर ली, ऋषि मुनियों की कोई कहानी सुना दी। हमारे दादी-नानी की कहानियाँ कहाँ चली गई? आज पोता, दोहिता नानी की दादी के पास बैठता ही नहीं है, मोबाइल खेल रहा है। तो जब तक हमारी सांस्कृतिक धरोहर की वो कहानियाँ जो दादी और नानी से बच्चों को मिलती थी, वो नहीं मिलेगी, तो बच्चों में संस्कार कहाँ से आएगा? इसलिए देर रात तक सोने की जो प्रवृत्ति है, उस बच्चों को हमको बदलनी पड़ेगी। माता-पिता को भी अपना में सुधार करना पड़ेगा। वो भी जल्दी सोए, बच्चों को भी जल्दी सुलाएँ और उन पर देखभाल करें। अब फेसबुक या बाकी सब लोग वो एक टाइम निश्चित कर रहे हैं, उतना कर लेंगे, उतना कर लेंगे। लेकिन भाई साहब, आपको बताना चाहूँगा मैं, बच्चे बहुत तेज़ हैं। वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से दूसरे को ढूँढ करके चले जाएँगे। लेकिन हमें इस पारिवारिक नियंत्रण, सामाजिक व्यवस्था में बताना पड़ेगा। तब बच्चे जल्दी सोएँगे, सुबह जल्दी उठेंगे, तो उनकी दिनचर्या भी अच्छी होगी। उनका जीवन दिनचर्या में व्यवस्थित चलेगा। तो ये हुई सुबह उठने की सबसे अच्छी दिनचर्या। फिर सुबह उठने के बाद में हमारी जो खान-पान की प्रक्रिया चली होती है, उस पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़े।
हमारा भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बनता है। स्वाद के साथ साथ में हमारे ऋषि मुनियों ने इस रसोई को पूरी तरह से एक औषधालय का रूप दिया। हमारी रसोई एक अच्छी खासी फार्मेसी है, मेडिसिन की बनी हुई, दवाइयों से बनी हुई एक इतनी अच्छी फार्मेसी है। और हमारी माताएं बहनें जो खाना बनाती है वो बहुत अच्छे वैद्य डॉक्टर, मैं उनको डॉक्टर कहूंगा। वो आपके लिए जो स्वादिष्ट खाना बनाती है, तब इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि उन सब चीजों का एक रेशो है निश्चित, उस निश्चित रेशो में आपको खाद्य सामग्री मिलती है। सुबह नाश्ते में क्या चीज बनेगी ये भी तय है, दोपहर में खाने में क्या बनेगा वो भी तय है, रात्रि में खाना क्या मिलेगा वो भी तय है। हमारे शरीर की आवश्यकता हमेशा परिवर्तन इकोलॉजिक सिस्टम से जुड़ी हुई है। अब दक्षिण भारत के लोगों के लिए लीजिए, उनके लिए चावल बहुत अमूल्य हिस्सा है। वो अगर चावल नहीं खाएंगे तो उस इकोसिस्टम में उनके लिए जीवन जीवन मुश्किल हो जाएगा। और यही हमारे उत्तर भारत में अगर चावल को हमने हिस्सा बना लिया तो हम सब 100-150 किलो के मोटे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इस उत्तर भारत में गर्मी का और ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन रेशो सही नहीं है। दक्षिण भारत में समुद्र नजदीक होने की वजह से ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। और जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, हम जब जानते हैं कितना जबरदस्त पसीना होता है। जब पसीना होता है तो उसको पसीने को उड़ाने के लिए मेटाबॉलिज्म होती है। तो वो जितनी भी खाते हैं चावल उसको उड़ा देते हैं, वो एनर्जी यूज करके उसको डाइजेस्ट करके और उसको काम में लेने की उनकी सामर्थ्य है। और हम तो यहाँ सूखे प्रदेश के लोग हैं, हमारा तो पसीना उड़ाने के लिए सूरज भगवान वैसे ही उड़ा देते हैं और पसीना वैसे ही कम होता है। और बहुत कम इसलिए हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म से अंतर अलग है। तो हमारे शरीर के खाने में अपने भारत के उत्तर भारत में चावल का उपयोग कम होना चाहिए। हमारी माताएं ध्यान रखती है, हमारा भोजन इसी हिसाब से बनता है। ऐसी हरी सब्जियों का बहुत बड़ा योगदान है। आजकल बहुत सारे बच्चों के परिवार में मैं भी कई बार जाता हूँ, तो बता हर घर में ये समस्या कि आजकल वैसा बच्चे अक्सर बच्चे हरी सब्जी खाते ही नहीं है। उनके लिए या तो सब्जी फिक्स है, या एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति और आ गई पिछले कुछ समय से, कुछ कंपनियां घर में खाना बना करके भेज रही है। रसोई कहीं और है और घर पे खाना अंदर आ रहा है। या कभी-कभी माता-पिता भी गलती करते हैं कि आज माताजी का या बहन जी का खाना बनाने का मूड नहीं है, तो वो कहते हैं ठीक है मँगा लो। वो इस बहुत बड़ी गलती कर रही है। पहले शुरू-शुरू में 1-2 बार वो आलसी करती है, उसकी सज़ा ये है कि फिर कभी-कभार महीने में 1 दिन वाला, 15 दिन में 1 वाला, फिर वो एक रूटीन बन जाता है। आपके बनाए हुए हाथ का खाना, जिसमें माताओं-बहनों का जो पसीना लगा है, ये भी एक विज्ञान है। हमारी माताओं-बहनों का जो पसीना है, उस परिवार के लिए बहुत बड़ी ताकत है। आटा गूँथते समय, खाना बनाते समय, जो पसीने के अंश अ, उसके खाने में मिलते हैं, वो हमारे लिए अमृत होता है। ये कैसे हो सकता है? बाहर के अनजान लोगों का पसीना जिसमें लगा है, पसीना कहाँ गिरता होगा, वो नाक भी साफ करता है, नहीं करता है, मुँह साफ करता है, नहीं करता है। मास्क कोरोना के समय में भी हम नहीं लगाते हैं, तो इन होटलों में काम करने वाले रसोइयों को जाकर देख तो लो कभी भाई। वो ज़ोर से छींक भी करते हैं तो सारी खाने में जाती है, ज़ोर से खाँसी भी करते हैं तो सारा खाने में जाता है। पसीना यूँ पहुँचते हैं, गर्मी होती है, रसोई में होती है, वो भी खाने में जा रहा है। और ये सारा खाना हम सब बड़े चाव से खा रहे हैं, 4 गुना पैसे देकर। और तो और जो आपके घर में सप्लाई देने के लिए आ रहा है, एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में पता चला कि जो आपको घर में सप्लाई देने के लिए आ रहा है, रास्ते में वो खाने को चखने के नाम पर कितना ही खा लेता है। और उसके हाथ उसके साफ है कि नहीं है, उसने लघु शंका कहाँ की, उसने हाथ धोए कि नहीं धोए, उसके भी पसीना लगा कि नहीं लगा, उसने भी नाक साफ की कि नहीं की, अगल-बगल में हाथ डाला कि नहीं डाला, मोटरसाइकिल चला रहा है, सड़क पे चल रहा है, सड़क के कीचड़ में चल रहा है, वो सारे हाथों को बिना धोए एक बहुत सारा 400-500 रुपए का पैकेट आपके खाने के लिए घर पर देके आ रहा है, जिसके आप इंतजार कर रहे हो। और उसको रास्ते में वो आधा चख भी लेता है, खा भी लेता है, सारे हाथ लगा लेता है और फिर पैक कर लेता है, और उस खाने को आप भी खा रहे हो, आपके परिवार वाले खा रहे हैं। ये कैसे चलेगा? हजारों बीमारियों का आमंत्रण है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, एक कंपनी, नामी कंपनी है जो इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक फूड चेन चलता है। उस कंपनी ने एक बार अपने सारे एम्प्लॉइज़ को सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर में लिखा आप, क्योंकि सामान्यतः होटल में खाना बचता है तो उनके कर्मचारी खाते हैं। तो उस सर्कुलर में लिखा कि अगर हमारे यहाँ बना हुआ खाना, हमारे कर्मचारी लोग बचे हुए खाने को खाते हैं और उसके कारण अगर बीमार होते हैं, तो उस बीमारी के इलाज के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। बीमार होते हैं तो खुद जिम्मेदार है, खावे तो मर्जी, नहीं खावे तो मर्जी, इसके लिए कंपनी कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। अपने कर्मचारियों के लिए वो सर्कुलर निकालती है कि खावे तो तुम्हारी मर्जी, करूँ फटे तुम्हारे, मरो तो तुम, नहीं मरो तो तुम। उस खाने को हम लोग खा रहे हैं और दुगुने 4 गुने पैसे देकर के। घर में मंगा के खा रहे हैं, होटल में नहीं जा रहे थे, होटल से गए मंगा लिया। कई लोगों का तो रूटीन बना हुआ, होटल में जाकर के खाएँगे और लोगों ने इसको स्टेटस सिंबल बना लिया। हम लोग फ़ोन पे एक-दूसरे से कहते हैं आज मैंने फलानी कंपनी से घर पे खाना मँगाया, आज मैंने उससे मँगाया, आज मैंने उससे मँगाया, ये स्टेटस का सिंबल बन गया। क्या हमारी आर्थिक समृद्धता इसीलिए है क्या? क्या हम बीमारी को घर में आमंत्रण देने के लिए आर्थिक समृद्धता ला रहे हैं घर में? तो हमारे भोजन की जो ये फास्ट फूड, जंक फूड की जो कल्चर है, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, आपको होटलों में खाना कैसे बनता है इसके बारे में बताऊँ। हमारे कुछ मित्र 5 स्टार, 7 स्टार होटलों में काम करते हैं। उन्होंने बताया मेरे को। उन्होंने तो बताया कि उनका जो खाना है वो प्रोसेस्ड फूड है सारा। जिस खाने को हमारी माताएँ, हमारे पुराने ज़माने में कहती थी कि आटा गूँथ के सुबह का शाम को नहीं रखते थे।
शाम का सुबह नहीं रखते थे, उसी खाने को वो महीनों हफ्तों तक डीप फ्रीज में रख देते बना करके। वो सब्जियों की ग्रेवी है, डीप फ्रीज में रहती है। आटा गूंदा हुआ डीप फ्रीज में रहता है। कहने को डीप फ्रीज है, लेकिन दिन में 10 बार खुलता है। कितनी बार उसका टेम्परेचर चेंज होता है। और बात टेम्परेचर चेंज होने की भी नहीं है। हमारे पूर्वजों में बुजुर्ग कहते थे कि रात का खाना अगर सुबह तक पड़ा रह गया आटा, तो वो राक्षस बन जाता है। सुबह से शाम तक पड़ा रहा तो राक्षस, राक्षस मतलब लोगों को खाएगा। अब क्योंकि मैं कैंसर विशेषज्ञ हूं, तो मैंने इस पे भी थोड़ा गहराई से अध्ययन किया, तो पता चला कि जितना भी ये खाना पुराना होता है, उस खाने में एक केमिकल है ग्लूकोसामीन, वो अधिक कैंसर का कारक है। ये ग्लूकोसामीन ही है, बाकी भी बहुत सारे ऐसे कैंसर के कई केमिकल है जो पड़े हुए खाने में बन जाते हैं। जब शाम का सुबह, सुबह का शाम का मना है, तो होटलों में बना हुआ महीनों सप्ताहों का खाना या कब का बना हुआ खाना आपके घर में डिलीवर हो रहा है, या शानदार चमकीले कागजों में पैक किया हुआ जंक फूड, जिनको अलग-अलग ब्रांड से अलग-अलग कंपनियां बेच रही हैं, वो इतने दिन तक कैसे टिकती है? उस पर डेट ऑफ एक्सपायरी किसी की 2 महीने लिखी, किसी की 3 महीने लिखी, किसी की 4 महीने लिखी, किसी की 1 महीने लिखी। फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, डेट ऑफ पैकिंग का कईयों को पता ही नहीं है। जब सरकार के नियम के हिसाब से डेट ऑफ पैकिंग तय होती है, उसके बाद उस कंपनी का डेट ऑफ पैकिंग और एक्सपायरी डेट भगवान ही मालिक है। तो उस खाने को हम खा रहे हैं। उस खाने को पहली बात तो 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी कैसे रख पाते हैं ताकि अपना स्वाद बना रहे? तो इसके लिए वो 2 चीज़ करते हैं। स्वाद के लिए बहुत सारे केमिकल मिलाते हैं। फिर उसमें जीवाणु, बैक्टीरिया नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए खूब सारे पेस्टिसाइड मिलाते हैं। पेस्टिसाइड और स्वाद के जो केमिकल्स हैं, ये दोनों ही बहुत घातक है। इनकी खाने की मात्रा में मिलाना, ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से जो तय है, वो तय मापदंड से ज़्यादा मिलाते हैं ताकि और खराब नहीं हो। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि आज से 5 साल पहले तक भारत में इसके मानक ही नहीं थे, स्टैंडर्ड ही नहीं थे कि किस चीज़ को कितना दिन रख सकते हो, कितने दिन केमिकल मिला सकते हो, कितने दिन खा सकते हो। भारत सरकार की संसद में किसी एक बार प्रश्न उठा और आईएएस बैंगलोर वालों ने इसको प्रश्न उठाया कि जो कोल्ड ड्रिंक्स बाजार में बिकते हैं, उनमें पेस्टिसाइड की जो पर पीपीएम मात्रा है, वो अमेरिका और पश्चिमी देशों की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा है। तो संसद में और बाद में कोर्ट में भी मामला गया, तो इन कंपनियों ने कहा भारत में मानक ही नहीं, हम क्या करें? और जब तुम उन देशों में जहां पर तुम्हारे मानक की प्रतिबंध लगे हुए हैं, वहां पर तो तुम मानक की पालना करते हो, और उनके कंट्रोल्ड मानक होने के बाद भी भारी मात्रा में कैंसर और पता नहीं हजारों बीमारियां हो रही। डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी का बहुत बड़ा कारण भी ये सारे केमिकल है। कैंसर का कारण तो यही है। बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन उसके बाद भी ये मानक नहीं होने की बात लेकर के कंपनियां भारत में कहती है कि इसके मानक ही नहीं, हम क्या करें? एक ऐसे केस और हुआ कि ये जितनी भी ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो या भारत की जो फूड चेन है ये बनाती है, ये जिस तेल में चीज फ्राई की जाती है खाने पीने की, उसको कितनी बार यूज करें, इसका कोई स्टैंडर्ड भारत सरकार के पास नहीं था। एक बार कोर्ट में केस गया इसका भी कि ये जैसे कि समोसा बनाया या कोई तलन चीज बनाई, उस तेल को 5 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार फ्राई करोगे? तो भारत सरकार के अभी जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, इनको जब बाद में ध्यान आई, तब इन्होंने ये गाइडलाइन बनाई है। इन चीजों को, ये मल्टीनेशनल कंपनियों को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फूड चेन के नाम पर भारत के लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है, केमिकल परोस रही है, हजारों बीमारियों का निमंत्रण दे रही है, इन कंपनियों को भारत में कैसे नियंत्रण करें? पहले ये सब यहाँ के नेताओं को या सरकार को पता नहीं कैसे उन्होंने कैसे बंधन बांध रखा होगा, किस तरह से उन्होंने क्या, कैसी गाइडलाइन बनने ही नहीं दी उन्होंने। और अब गाइडलाइन बनी है तो थोड़े काबू में आए। लेकिन मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूँ कि गाइडलाइन बनाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने जैसा कहा था, डेट ऑफ प्रोडक्शन और डेट ऑफ एक्सपायरी की डेट भी खाली नियम बनते तब तक ही होती, बाद में नहीं होती। तो ये केमिकल की रोज-रोज कौन जाँच करेगा इनकी? तो हमारे जीवन शैली में आने ही मत दो ना भाई। हमारे फ्रिज में नींबू का पानी और छाछ शायद बहुत कम मिलेगा, नहीं के बराबर है। लेकिन सभी के फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक की बोतलों की लाइन लगी हुई है। कोई भी मिलने वाला अतिथि जाएगा तो उसको भी वही परोस देता है। वो भी सोचता है ठीक है। अरे नींबू पानी जो ताजा बना सकते हैं, रोज नींबू लाके बनाओ ना, कितना पेट के लिए अच्छा है। छाछ देसी गाय के दूध की बनी हुई गिलोय की छाछ हो तो अमृत है। वो सूखे हुए पेट में जान ला सकती है। इतनी बड़ी ताकत है उस छाछ के अंदर, वो हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलती। तो हमारे फ्रिज में ये सब चीज़ सुबह कब बढ़ाएगी? क्या पुराना आटा, पुरानी सब्जियाँ उसी के लिए फ्रिज है? तो हम सब लोगों को हमारी रसोई को वापस उस परंपरागत रसोई की तरफ ले जाना ही पड़ेगा, और हमारे बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करना ही पड़ेगा कि घर की बनी हुई चीज़ खानी है। हमारी माताजी जो बना रही है उसी को खाना है। पहले मैं भी, क्योंकि मेडिकल में हूँ तो हमें कॉन्फ्रेंस जाना पड़ता तो बाहर होकर खाना खाते थे। तो आज से 3-4 साल पहले ऋषिकेश में मेरे को भी जनेऊ लेने का अवसर मिला। मैं गीता प्रेस का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जनेऊ दी। पहले तो उन्होंने कहा तुम डॉक्टर हो, कैसे निभाओगे? निभा ही नहीं सकते, तुम्हारा खान-पान ठीक नहीं, तुम विदेशों में जाते हो, तुम वहाँ जाते हो, तुम ये करते हो। लेकिन मुझे लगता है 3-4 साल में मैंने अपने खान-पान पर इतना नियंत्रण कर लिया जनेऊ के प्रतिबंध के कारण कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा शरीर अच्छा है, मेरा पेट अच्छा है, और मैं कहीं भी जाता हूँ तो किसी होटल में रुकता हूँ, वहाँ खाना नहीं खाता। चाहे 2 दिन 3 दिन भूखे भी रहना पड़ जाए। फलाहार से काम चला लेता हूँ, बिस्कुट से काम चल जाए, बहुत इमरजेंसी।
या 3 दिन बाद कहीं हमारे संघ के किसी कार्यकर्ता के घर सूचना दे करके घर का खाने के लिए चला जाता हूँ। और एक संस्कार और अच्छा भिक्षामदेही, कहीं भी जाके खड़े होके माँग भी सकते हैं, घर के आके भिक्षा दे दो तो कोई भी नहीं देगा। कहने का तात्पर्य ये है, हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई खान-पान की और प्रतिमन की, ये बहुत अच्छी है, वैज्ञानिक है, इसको क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे बैंगलोर में सुरेश भाई साहब है, जो गीता प्रेस की पुस्तकों का एक बहुत अच्छे जानकार है। उनका तो एक ही है कि गीता प्रेस की छपी पुस्तक में अगर कोई भी ऋषि मुनि ने लिखी है या स्वामी रामसुभदेव महाराज जी ने अगर कोई लिख दिया है, तो वो अकाट्य है, उसको क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। अगर हम क्वेश्चन करते हैं मतलब भगवान से प्रश्न कर रहे हैं और भगवान की बात को नकार रहे हैं। और इसलिए हमारी पुरानी पारंपरिक धरोहर है, हमारी रसोई है, उसको अपना लीजिए वापस, तो हमारा घर स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। और जैसे कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा रहे मन। अगर हमने ये बाहर का इस तरह का जो खाना कचरा खाया हमने, हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ब्रेन भी हमारा कंप्यूटर ही है भाई। जैसे कंप्यूटर में गार्बेज जाएगा फिर आउटपुट भी गार्बेज है। और इसलिए कचरा हमारे शरीर में जाएगा तो हमारा दिमाग भी खराब होगा, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और स्वामी जी कहते थे पुराने जमाने में, खाते तो घर में थे, जाते बाहर थे। अब उल्टा हो रहा है, खा बाहर रहे, घर में जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? इस संस्कृति को बदलिए अगर हमको स्वस्थ रहना है तो। हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार हमारा स्वस्थ भोजन और खान-पान है। हमारे शरीर से कोल्ड ड्रिंक को हटाइए, हमारे शरीर जीवन में से ये फास्ट फूड हटा लीजिए, तो हमारे आधी बीमारियाँ वैसे ठीक हो जाएगी। अंत में थोड़ी-सी बात अपनी गौ माता के बारे में कहूँगा। मैं अंग्रेजी का हूँ, उसके बावजूद भी हाँ, ईवर पहले और कर लो, गायरो नेक्स्ट टाइम दे देते हैं। चलो ठीक है। हाँ, तो गाय के बारे में अगली बार चर्चा करेंगे। तो खान-पान वाले विषय पर भी अधिक और थोड़ी और चर्चा और करना है। कुछ लोगों के घरों में खान-पान में एक परिवर्तन और आ रहा है क जैसे नशा, ये आजकल प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सामान्यतः हमारे परिवारों में एक कहावत है थी कि ये नशे की चीज़ें घरों में आती ही नहीं थी। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी जब बाहर होटलों में जाती है, तो हमको पता ही नहीं लगता। वो देर तक वापिस आते हैं, कहाँ जाकर गए, क्या खाया उन्होंने, क्या पिया, कुछ पता नहीं। और 1-2 बच्चे होते हैं तो उन पर नियंत्रण वैसे भी नहीं रहता। और आर्थिक समृद्धता होने की वजह से बच्चों पर ये नियंत्रण भी खत्म होता जा रहा है। बाहर टूर पे जाते हैं, प्रवास पे जाते हैं, होटलों में रहते हैं। तो उनकी दिनचर्याओं में ये कई चीज़ें जो नहीं जुड़नी जुड़नी चाहिए, वो अब धीरे-धीरे जुड़ती जा रही है। और कुछ तो केवल शराब ही नहीं, दूसरे नशों की मैं बात नहीं करता क्योंकि अपने मध्यम परिवारों में और अपने इन परिवारों में, गीता प्रेस से जुड़े परिवारों में इसकी उम्मीद नहीं करता। लेकिन कुछ नशे की चीज़ें तो हमारे माता-पिताओं के जीवन में है। यहाँ तक कि जर्दा, गुटखा, सुपारी ये भी तो नशा ही है भाई। तो डॉक्टर साहब, मैं बीच में एक क्वेश्चन करता हूँ आपको कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, कई बार आपके पास आता हूँ, तो ये मैं देखता हूँ कि ये जो जेंट्स लोग जो कैंसर के आते हैं, मैक्सिमम आपके पास गुटखे वाले बहुत आते हैं। इस विषय में आप ज़रूर कुछ कहिए। तो जर्दा, गुटखा ये दोनों ही कैंसर के कारक हैं। इसमें कोई प्रमाण अब ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। हम वैज्ञानिकों ने बहुत अध्ययन किया इस पर। मेरा स्वयं का बीकानेर का बहुत बड़ा अध्ययन है। मैंने भारत सरकार को आज से 20 साल पहले एक रिपोर्ट भेजी थी, क्योंकि जर्दा कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था कि जर्दे से कैंसर होता है, इसका क्या प्रमाण है? आप हमारे ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो? तो भारत सरकार ने दुनिया भर के जितने भी रिसर्च थे वो जुटाए। फिर हमारे अस्पतालों की डाटा जुटाई उसने, मैंने भी हमारे वहाँ अस्पताल में डाटा इकट्ठे किए थे कि जर्दे का गुटखे से का कैंसर से कितना संबंध है, वो भेजी थी। तो भारत सरकार ने बहुत प्रभावी ढंग से सुप्रीम कोर्ट में वो रखा था। लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी ये जर्दा गुटखा कंपनियां इतनी अधिक हावी है कि वो पूरा प्रतिबंध तो नहीं लगा पाया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक जर्दे गुटखे पर एक बहुत बड़े फोटो छापने की हिदायत दी, वो छपती है। लेकिन फोटो छापने से क्या होगा जब पढ़े लिखे लोग ही उसको खा रहे हैं। और हमारे परिवारों में तो ये जर्दा गुटखा बहुत ज़्यादा तेज़ी से जुड़ा हुआ है। कई लोग जर्दा हथेली में चूना लगाकर खा रहे हैं। कई लोग सुपारी और जर्दे का और गुटखे का मिक्स कॉम्बिनेशन बना हुआ वो खा रहे हैं। बहुत सारे लोग पान के माध्यम से खा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पान नहीं खाए तो हमारा खाना नहीं पचता है। और रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं खाना नहीं पचता। खाना पचेगा कैसे? पान और जर्दा खाने से तो खाना पचेगा कि नहीं पचेगा, लेकिन दूसरी नई बीमारी का आमंत्रण आना चालू कर दिया। मेरे अनुभव के हिसाब से मैं पिछले वर्षों से कैंसर में काम कर रहा हूँ। जिन लोगों को मैंने 5-10 साल पहले कहा था कि भाई साहब जर्दा छोड़ दीजिए, गुटखा छोड़ दीजिए, मत खाओ, तो कई लोग तो मान जाते हैं, कई लोग उपवास करते हैं, डॉक्टर साहब रहने दो थाने डॉक्टरी। मैंने तो की नहीं हो सी मैं तो यही करता हूँ, बीकानेर रहा हूँ, बीकानेर में जर्दा गुटखा बहुत ज़्यादा है और बड़े मामलों में तो बहुत अधिक खाया जाता है। परकोटे के अंदर तो जर्दा गुटखे का इतना चलन है कि कोई जगह कोना ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको कोई शुद्धि की जगह मिलेगी। तो वो मज़ाक उड़ाते थे। लेकिन 5 साल बाद ही जब कैंसर हो जाता तब अस्पताल में आते थे, फिर रोते हुए आते थे। अब परिवार के लोग भी रो रहे हैं, वो खुद भी रो रहा है। तो डॉक्टर साहब यही करो, की कर लो, भला बचा लो। अब हमारी ज़िंदगी थाने हाथ में है। तो फिर मन में उनको तो नहीं कहा था कि अब किसी को हमारे
की तुलना करने की क्या जरूरत है? कभी कभी मजाक करते हैं कि जंगल में शेर देखा क्या करोगे, तो शेर ही कहेगा हम क्या करेंगे, हमारा क्या काम होगा। और कहते हैं शेर तो मंजन नहीं करते, और शेर मंजन नहीं करता तो शेर तो शिकार करता है। आदमी शिकार करता है क्या? तो हमें हमारी आदत शेर के हिसाब से बनानी पड़ेगी या मनुष्य जीवन की बनाई परंपराओं के हिसाब से बनानी पड़ेगी? तो हमको हमारे जीवन की संरचना हमको खुद करनी है। और जो चीज भगवान ने मनुष्यों के लिए बनाई नहीं, और इवन पशुओं के लिए नहीं बनाई। मेरा ननियाल देवगढ़ है, वहां जर्दे की खेती होती है उस साइड में। तो मैं जब भी बचपन में जाता था तो जर्दे के खेत खुले होते थे, कोई उसकी बाढ़ नहीं होती थी। तो मेरे मामा जी से पूछता था, मामा जी ये बाकी सब पे तो आपने बाढ़ बना रखी है, इस जर्दे को सुना क्यों निकाला? तो मामा जी कहते थे कि इस जर्दा ने तो डांडे को निकाला है, इसको डांडे भी नहीं खाता, मतलब पशु भी नहीं खाता, वो उसको आदमी खा रहा है, और बड़े उमंग से खा रहा है, बड़े चाव से खा रहा है, कई तरीके से अलग अलग फॉर्म में खा रहा है, सुगंध मिला करके, जर्दे में, पान के साथ, सुपारी के साथ मिला करके। इसके अंदर कम से कम निकोटीन सहित 20 प्रकार के कैंसर के कारक है, जिससे कैंसर तय है, होगा ही, इससे बच नहीं सकते। और शुरुआत कैसे होती है? धीरे धीरे मुंह में अपना जो चार अंगूर करना चाहिए पूरा सामान्यतः। जो जर्दा गुटखा लोग खाते हैं तो 5 साल के अंदर 3 उंगली जाएगी, अगले 5 साल में 2 उंगली जाएगी, अगले 5 साल में 1 उंगली जाएगी। ये भगवान चेतावनी दे रहा है भाई, तो अब तो मान जाओ मत खाओ, अब तो मान जाओ मन खाओ मत खाओ। लेकिन मन है कि मानता नहीं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अब 1 उंगली आती तो रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं, तब भी उनका जर्दा नहीं छूटता। अब उसके बाद कहते हैं अब क्या करें? तो जब तक कैंसर आपके मुंह में जगह बना चुका है। मैं एक भाइयों के बीच में बोलता हूँ, डॉक्टर साहब के साथ मैं एक बार गया हुआ था हॉस्पिटल में। एक लड़का बीकानेर से आया, नाम नहीं लूंगा, वो अपने पिताजी को दिखाने आया कि मेरे पिताजी को ड्यू टू जर्दा गुटखे के कैंसर हो गया। वो खुद दिखाने आया, लेकिन वो खुद जर्दा गुटखा खा रहा था, उसको पिताजी को कैंसर हो गया। उसके बाद भी वो खुद खा के आया। डॉक्टर साहब इतना उसको नाराज हुए कि जो रोग जिसके कारण तेरे पिताजी आज मतलब अंतिम स्टेज में आ गए हैं, और वही काम तू कर रहा है। बिल्कुल सही है, ये हमको विचार करना ही पड़ेगा। ऐसी सुपारी है, सुपारी को राम लोग, राम। हमारी माताएं बहनें बहुत खाती हैं, मैं माफी चाहता हूँ। हर एक के बटुए के अंदर सुपारी का एक डब्बा मिलेगा। अब वो कहीं कोई कहती है मीठी सुपारी, कोई कहते हैं फीकी सुपारी, पता नहीं, इसमें 20 प्रकार की सुपारी है। सुपारी सुपारी है, उसका आप कितना ही आवरण उड़ा दो, चाहे बोले कत्था लगा दो, चाहे सुगंध डाल दो, कुछ भी लगो, उसके अंदर जो तत्व है वो कैंसर का कारक है। उसमें कई तरह के एरिकोलिन सहित कई ऐसे कैंसर के तत्व हैं, वो आपके मुंह में जाएंगे तो कैंसर का कारण बनेंगे। इसलिए जर्दे गुटखों को हमारी जिंदगी से निकालो। और विशेषकर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत ज्यादा भी खाते हैं, बच्चों में शायद प्रवृत्ति कम होगी, लेकिन बच्चे अगर जर्दा गुटखा सीधा नहीं खा रहे तो वो बढ़ते हैं स्मोकिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी आजकल स्मोकिंग बहुत लोग सब लिकर बहुत ले रही है। बिल्कुल सही बात है। युवा पीढ़ी भी आपको सुनकर राम आश्चर्य होगा, राम। बीकानेर की बात है, जब मैं पोस्टिंग था वहां पर एक बार पुलिस ने वहां की सारी होटलों पर छापा मारा, और उन होटलों में रात को 11 बजे वो पुलिस वाले गए, तो जिन बच्चों को उन्होंने पकड़ा, अगले दिन अखबार की मुख्य पृष्ठ की खबर थी, बीकानेर के नामी संभ्रांत सक्षम जो लोग शराब से या इन पापों से घृणा करते हैं, उन परिवारों के बच्चे 90% बच्चे होते हैं, सब या तो दारूमुक्त थे, पता नहीं कहाँ क्या क्या करते वहां पकड़े गए। अगले दिन अखबार की खबर थी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है, सारे शहरों में यही है। एक बार मैंने पूछा एक मित्र से कि शहरों के बाहर जितने भी होटल खुल रहे हैं नए नए, ये खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये सुने नहीं है, इनकी तो बहुत तगड़ी कमाई है। क्यों? कि शहर के जितने भी नामी बड़े व्यापारी सक्षम संपन्न लोग हैं, उन सबके बच्चों की रातें आजकल यही करती है, वो यहाँ आ जाते हैं और हर प्रकार के कुकर्म करने लग गए, हर प्रकार का नशा करने लग गए। मेरी आत्मा बहुत रोई। तो जिन परिवारों में संस्कारों की बात होती थी, हमारे बच्चे अब कहाँ जा रहे हैं, हम उनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? जैसा मैंने बताया कि हमारे घर में आध्यात्मिक संस्कार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बच्चों को जो संस्कार नहीं मिल पा रहा उसका परिणाम है। हमें इस पर अनुशासन नियंत्रण लाना ही पड़ेगा। और ये जो शराब की प्रवृत्ति हमारी नई पीढ़ी की बच्चों में आ रही है, कई जगह तो स्टेटस सिंबल बन गया। कुछ बड़े सक्षम परिवारों में और जैन ब्राह्मण परिवारों में, और जिनके परिवारों में उनका यूज नहीं होता, मैंने उनसे एक बार पूछ ही लिया, तो उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर साहब हमारा व्यापार ही ऐसा है, हम नहीं पिए तो हमारा काम नहीं चलता। मैंने कहा यार, हमारे व्यापार से महाभारत से गए हुए लोग पूरे देश भर में हैं, जिन्होंने जिंदगी में उनको छुआ ही नहीं, आज दुनिया में उनका नाम है, उन्होंने आपको छुआ ही नहीं, वो इतने बड़े व्यापारी बन गए थे, व्यापार का कैसे हिस्सा हो गया? हमको खान पान में से इस नशे की प्रवृत्ति को निकालना ही पड़ेगा। शराब भी कैंसर का कारण है, लिवर फेल होने का कारण है, जर्दा गुटखा भी कैंसर का कारण है, ये भी इसका कैंसर के बहुत बड़े कारणों में से एक है। हमको हमारे जीवन से इसको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। केवल कैंसर नहीं, मति भ्रम करता है, मति भ्रष्ट करता है। हमको इसलिए इससे मुक्ति पानी होगी, और शुरुआत हमको बड़े बुजुर्गों से करनी होगी।
कभी कभी बच्चों से मंगाते हैं, जा जर्दा गुटखा लेके आ जाओ, पुड़िया पुड़िया लेकर आ जाओ, वो बच्चा धीरे धीरे आपके लिए ला रहा, वो खुद खाना चालू कर देता है। तो ये नशे की प्रवृत्ति भी हमारे घरों में जो बढ़ रही है, उसको हम रोकें, तो मुझे लगता है कि हमारी जो ये बहुत सारी बीमारियों के जो कारण है, उससे हम बच पाएँगे। और अगली बार की कोई कार्यक्रम में गाय के बारे में बताऊँगा, गाय का जो दूध का A1 A2 का अंतर है वो। और कभी-कभी हम कहते हैं कि हमारे बच्चों की आईक्यू बहुत ज़्यादा है, ये आईक्यू झूठी है। ये जो अमेरिकन जर्सी गायों का जो दूध है A1 वैरायटी वाला, अब A1 A2 हमारे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, A1 मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि पश्चिमी देशों ने खोज की, इसलिए A1 दूध उन्होंने अपनी गायों के दूध को नाम दिया, और A2 जो हमारी देसी नस्ल का दूध है उसको उन्होंने A2 नाम दे रखा है। लेकिन जो भी है विज्ञान में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। ये तथाकथित A1 दूध हमारे बच्चों के लिए कितना घातक है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया भर का गायों को, गाय तो है ही नहीं, वो पशु ही है बेचारी। हम तो चींटी की भी चिंता करते हैं, उसकी भी चिंता करेंगे, पशु है उसकी भी चिंता करेंगे। लेकिन उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा-लगा करके उनके शरीर का खून निचोड़ लेते हैं, और वो सारा का सारा हार्मोन के दूध में आता है। और दूध वो बच्चे पी रहे हैं तो बच्चे बड़े तेज हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ऑक्सीटोसिन की भूमिका और बनती है। लेकिन बच्चों पर अनुशासन और नियंत्रण नहीं होने के कारण, और उनके ब्रेन में ही अनावश्यक ऑक्सीटोसिन जा रहा है, उसके कारण बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई बच्चों की, जिसको हम आईक्यू कहते हैं, वो आईक्यू नहीं है, वो राक्षसी प्रवृत्ति विकसित कर रहा है। तो इसके बारे में, गाय के बारे में हम अगली बार ज़रूर चर्चा करेंगे, अवसर मिलेगा तो। और आज मैं अपनी इस बात को कह कर के खत्म करता हूँ। हाँ, लेकिन आप लोगों से आग्रह करूँगा, और विशेषकर माताओं-बहनों से आग्रह करूँगा, तो हमारे घर की जो ऋषि-मुनि की बनाई हुई परंपरा है, चाहे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और खान-पान की जो परंपराएँ हैं, उनको अच्छे से निभाएँ। बच्चों को खेल-कूद के लिए प्रेरित करें, बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए प्रेरित करें, और जो मोबाइल और गेम्स के बारे में जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन के क्लासेस के नाम पर जो हुआ है, हो रहा है, उससे भी बच्चों को बाहर निकालें। और ये बाहर तभी निकलेंगे, बच्चों को ऑर्डर देने से कुछ नहीं होगा। हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हम उनके साथ बैठेंगे, गप-शप करेंगे। शाम के समय दादा, नानी, पिता सब बैठे हैं, गप-शप कर रहे हैं, हँसी-मज़ाक हो रही है, मस्ती हो रही है। उस वातावरण को हमको वापस घर में लेके आएँ, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भगवान का वास जो घर में होना चाहिए, वो वापस आएगा। ऐसा मेरा विश्वास है, और स्वामी जी महाराज जो कहते थे, वापस ऐसे अच्छे रास्ते की ओर हमारा घर वापस बनेंगे। जय श्री राम। डॉक्टर साहब ने बहुत सी बातें बताई हमारे को, अभी अपने भोजन संबंधित, दिनचर्या संबंधित, आप सबने सुनी। इस विषय में किसी को कुछ भी पूछना हो, तो क्योंकि हम डॉक्टर साहब को इसलिए कहना चाहते हैं कि आज कोई एक तो आम आदमी बोलता है, आज एक डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, तो ये चीज़, जो भी चीज़ बोलेंगे, अपने को कोई भी आंसर देंगे, विद साइंटिफिक रीज़न देंगे। तो आप किसी भी उनसे कुछ क्वेश्चन का कोई हो, किसी को, माता-पिता को, बच्चों को हो, जो ये देख रहे हैं, तो वो अपना कोई भी क्वेश्चन डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। अभी हमारे पास 10-15 मिनट हाथ में है। और जो गायों का विषय है, जो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो गायों का और एक जैविक खेती, ये डॉक्टर साहब से हम अगली बार फिर, जब भी अगले संडे अगर चर्चा रहेगी, अगले संडे, जो अगले संडे जैसे भी देखेंगे, फिर चर्चा करेंगे। तो ये भी एक अपना बहुत विषय रहेगा कि आज जो हम रासायनिक कीटनाशक यूज़ करके अपने भोजन को दूषित कर रहे हैं, इस विषय में लोगों को अभी, क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो अवेयरनेस लाने के लिए डॉक्टर साहब वापस पुनः, और अपनी गाय माता क्या क्या उपयोग हो सकता है, उसके लिए एक बार वापस करेंगे। तो वो नेक्स्ट टाइम होगी, नेक्स्ट मीटिंग। फिलहाल आज के विषय में किसी को कुछ पूछना हो, तो अवश्य प्रश्न कर सकते हैं। राम राम। राम, राम। एक अभी मतलब ऐसे पहले भी जानकारी में था, अभी पिछले हफ्ते कोई रेस्टोरेंट में गए थे तो बड़ों की चर्चा में सुना कि बच्चे ऐसे कैफ़ेज़ में नहीं आते। बच्चों को तो वैसे कैफ़े चाहिए जहाँ जो फ्लेवर्ड हुक्का होता है, तो बच्चे बिल्कुल सही वहाँ कहा, जाते हैं तो वो जगह ज़्यादा चलती है। बिल्कुल तो सही ये कहा। सुन के बहुत मन को अच्छा नहीं लगा। इस पे आप रोशनी। बिल्कुल सही है, ये जो फ्लेवर्ड हुक्का आता है, ये भी एक प्रकार की स्मोकिंग है, और उसमें अलग-अलग केमिकल, अलग-अलग स्वाद, अलग-अलग सुगंध के वो केमिकल उसमें मिला देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है, युवा में बहुत ज़्यादा आ रही है। जोधपुर में भी बहुत जगह चलता है। सरकार और पुलिस की मिलीभगत कहूँगा मैं, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे चल रहा है और वो नहीं पकड़ते हैं। 2-4 महीने में 1 आध बार वो जाकर के वहाँ छापा मारते हैं, कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं, अगले दिन फिर चालू हो जाता है। तो मैं सरकार से भी आग्रह हम करूँगा, पेरेंट्स भी तो हमारे से अलाउ कर रहे हैं करूँगा, बच्चों और को। माता-पिताओं से आग्रह करूँगा, हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो ये हमें देखना ही होगा। पहले तो वहाँ जाएँ ही क्यों हम लोग? ऐसी होटलों में खाना खाएँ ही क्यों? क्यों कहाँ होटल में खाना खाते हैं? हमें नहीं खाना चाहिए, और इसकी प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे बहुत ज़बरदस्त इस कुसंस्कृति में जा रहे हैं, सच्चाई है। वो हुक्का भी लंग्स को इफ़ेक्ट करता ही बिल्कुल, है ना डॉक्टर वो साहब? स्मोक ही तो है। वो हमारे घर में जो खाना बनता है, उसमें अलग-अलग तरह के स्वाद माताएँ डालती है। तो हमारी माताएँ जो स्वाद डालती है, वो तो हमारी ऋषि-मुनियों की बनाई हुई विरासत है। अब ये जो कचरा होटलों में परोसा जा रहा है, चाहे हुक्के के माध्यम से, चाहे खाने में, वो केमिकल है,
और वो किसी न किसी तरीके से तात्कालिक प्रसन्नता दे रहा है, इसलिए लोग बच्चे खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो या स्मोक कर लेते हैं। अंततः तो वो घातक ही है। तो इसलिए बहुत ज्यादा घातक है, बहुत ज्यादा पॉइजन है, मीठा जहर है, शरीर और जीवन और संस्कृति सब पर घातक प्रहार कर रहा है, इसलिए इसको रोकना होगा। और कोई प्रश्न करे? नीलू खोल, और कौन है? किरण जी बोले। माधव बोले। राम राम सर। राम राम, नारायण नारायण। सर अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि अभी जैसे आपने कुंभ का एग्जांपल लेके आपने बोला कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है और सर आपने एक तरफ होटल के माध्यम से समझाया कि उधर का खाना नहीं खाना चाहिए, तो सर उसमें भी सर जो बैक्टीरिया जो भी वायरस वगैरह हो सर वो अंदर जाए तो सर वो भी तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा ही। नहीं, इसमें पूरी विज्ञान है। एक लीटर पानी में आप एक नमक का कण डालो या शक्कर डालो, और एक कप पानी में नमक का कण या शक्कर डालो, एक बूंद पानी में नमक और शक्कर डालो, तो क्या फर्क नहीं आएगा? फर्क तो आएगा सर। फिर तो जहां गंगा जल एक तो सबसे बड़ा पवित्र पानी, और उसमें इतने बारे सारे एंटीबायोटिक, इतनी सारी इम्यूनिटी वर्धक तत्व, केमिकल रहित, जो प्रकृति से हिमालय की कंगनाओं से निकल कर आ रहा, हजारों वनस्पतियों का घुला हुआ पानी आता है उसके अंदर। वो फिर वायरस और जीवाणु की मात्रा केवल 1-2। मैंने जैसे बताया कि अगर एक बूंद में पानी में एक नमक का या एक शक्कर का डालो तो उसका स्वाद कड़वा मीठा का क्या रेशो है, और वही अगर 1 लीटर में डालो तो क्या रेशो होगा। तो ये एक रेशो का अनुपात का फर्क है। जब बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में कोई चीज आएगी तो वो घातक होगी ना। आप खाना भी जो हमने बनाया है, हमारी जो क्षमता है उससे ज्यादा खाओगे तो डायरिया हो जाएगा। हमारी रसोई के माताजी ने खाना बनाया और हमने खाने पर नियंत्रण नहीं रखा, मेरी भूख तो 4 रोटी की, मैं 8 रोटी खा रहा हूँ। ये जीभ माता तो बोलती है तो भी और खाती है तो भी, अच्छा और बुरा दोनों है इसमें। ये अच्छा भी बोलती है, अच्छा बुरा भी बोलती है, सजा किसी और को मिलती है। अच्छा जीभ पर स्वाद ले लेती है, स्टोमक जाते हैं जब तक तो ठीक है, और अगले दिन सुबह क्या होगा या दोपहर बाद में क्या होगा, सजा किसी और ऑर्गन को मिलती है। तो इसलिए ये पूरी विज्ञान है। करोड़ों लोग गंगा जल में खड़े होकर के नहाते समय वायरस की 1 या 2 मात्रा ही बहुत है। वैक्सीन में क्या है, हम जब एलोपैथी में वैक्सीन लगा रहे हैं तो क्या वायरस के करोड़ों वायरस थोड़ी लगा रहे हैं आपके शरीर में। वो वायरस का एक लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म है जिसमें जीवाणु की पैथोजेनिक पावर को हमने कम कर दिया और उसकी इम्यून पावर को बनाए रखा, और वो हम आपको लगा रहे हैं। उसके लिए थोड़े से वायरस ही चाहिए, हजारों लाखों करोड़ों वायरस नहीं चाहिए। यही वायरस वैक्सीन वाला जो हमारे 1 मिलीमीटर ml लग रहा है, अगर कोई 10 ml लगाएंगे तो बीमारी कर देगा। बीमारी की शोध होती है हमारी इसी बात की होती है कि मिनिमम डोज क्या दिया जाए जिससे इम्यूनिटी आ जाए। तो ये कुंभ हमारे, ये पहले मुझे भी ज्ञात नहीं था। इस कोरोना काल में मुझे भी इस पक्ष को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, और फिर मैंने इसकी वैज्ञानिक वैधता को जानने की कोशिश की। तब मुझे पता चला कि हमारे ऋषि मुनि वाकई उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ एक ही दिन एक ही जगह पर जब नहाने के लिए प्रेरित करते हैं, तब उन सभी जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस की बहुत एक दो वायरस हमारे शरीर में जाता है और हमारी इम्यूनिटी को ट्रिगर कर देता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। होटल में जाओगे तो उस एक बनाने वाले कुक के कितने जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, या उस पानी को जो यूज किया या जो प्रिजर्व करके खाना रखा है उसके हजारों लाखों बैक्टीरिया बहुत थोड़े से मात्रा में हम सब लोग पूरा उसको डकार जाएंगे। तो ये वैज्ञानिक रेशो है, विज्ञान का जो रेशो है उसी का अनुपात का रेशो है। उस अनुपात की वजह से वहां सुरक्षित है, यहाँ असुरक्षित है। हाँ, नेक्स्ट और खोल। जय श्री कृष्ण सर। नारायण। आवाज धीरे आ रही है कल्पना जी। हाँ, आई तेज आई भाभी। हाँ, थोड़ा तेज करो कल्पना, आवाज तेज करो अपने। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री सर कृष्ण। आपने सही बताया कि मतलब माताएं बहनें भी, हम लोग सुपारी जो भी खाते हैं और जो भाई वगैरह हैं वो जर्दा गुटखा खाते हैं, तो हम उनको कैसे रोकें, हम उनको कैसे प्रेरित करें कि आप ये नहीं खाएं? सुनते नहीं उसका हैं। देखो, क्योंकि बहुत सालों से खा रहे थे, जीभ और दिमाग बहुत ही बदमाश है। जीभ ने दिमाग को इतना बदमाश बना दिया कि उसकी ललक हर वक्त बनी रहती है कि मैं खा लूं, उसकी डिजायर बनी रहती है। कुछ नशे का असर भी है, वो भी उसकी बॉडी की डिमांड करता है। लेकिन ये नशे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करते अगर हम हिम्मत कर ले तो। सबसे बड़ा तो मन को जीतना पड़ेगा कि हमें नहीं खाना तो नहीं खाना। दूसरा, मुंह आपका हिलता रहता है इसलिए वो तो डिमांड करता है, तो उसका विकल्प दो थोड़े दिन के लिए।
जर्दे के विकल्प के लिए हमारी गोलियां भी आती है, निकोटीन की, निकोटेक्स नाम से ऐसी कई गोलियां आती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैंने बहुत सारे कैंप में इन गोलियों को देकर भी कोशिश की, लेकिन ये गोलियां एक नया नशा का रूप बन जाती है। फिर वो आदमी जर्दा गुटखा छोड़ देता है, गोलियां बाजार से लेकर खरीदना खाने लग जाता है। तो इसका एक ही इलाज है, सबसे बड़ा संकल्प शक्ति। और हमारे ऋषि मुनियों ने संकल्प दिलाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और मैं अस्पताल में हमारे यहाँ अक्सर करता हूँ ये। सबसे बड़ा संकल्प गंगा जल से होता है। हमारे घर में सब में गंगा जल है घर में, उनको हाथ में दो, सब आस पड़ोस के परिवार के लोग सामने इकट्ठे हो जाएं, सब साक्षी, और उस संकल्प को दिला दें कि भाई आज मैं संकल्प लेता हूँ कि इसको मैं नहीं खाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जर्दा गुटखा नहीं खाने से यमराज जी भी लेने के लिए नहीं आने वाले। और कभी आ भी जाए तो कहना हमारे ऋषि मुनि संत परंपरा बनाई, इसीलिए मैं संकल्प दे रहा हूँ। तो पहले हमारे ऋषि मुनियों को पूछो, और फिर भी अगर यमराज नाराज हो तो उनको मेरे पास भेज देना। मैं कहूंगा यमराज जी को, महाराज कृपा करो थोड़ी सी और इन सबको दया करो, ये जर्दा गुटखा खाने से आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, खाने वालों की संख्या वैसे ही ज्यादा है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको भी यमराज नहीं ले जाए, वो भी ठीक हो जाए। हम इलाज इसीलिए करते हैं कि किसी के परिवार का दीपक नहीं बुझना चाहिए। तो यमराज को पता है कि जर्दा गुटखा खाने से उनको नहीं ले जाना है, और इसलिए जर्दा गुटखा छोड़ने के लिए संकल्प दिला करके इसको पूरा कीजिए। लेकिन मन की थोड़ा बहुत भाव ठीक करने के लिए इसका विकल्प दे सकते हैं, जैसे इलायची, 2-4 दिन इलायची खा ले। अब सुपारी खाने वालों को सुपारी दिखने जैसी दिखने की चीज चाहिए, तो आंवले, सूखे आंवले खूब मिलते हैं बीकानेर के पचाए हुए, हमारे वहाँ कोर्ट गेट के पास खूब सारी दुकानें थी बीकानेर में। तो वो पचाया हुआ आंवला मंगा लो, थोड़ी आती है उसकी भी, थोड़े दिन जेब में रख। सौंफ है, उसका थोड़े दिन 2-4 दिन उसका स्वाद ले लो, और फिर धीरे धीरे मन की जो ललक है वो निकल जाएगी। जब लोग अफीम छोड़ देते हैं, ये तो कुछ भी नहीं वैसा, माताओं बहनों से निवेदन है, अफीम छोड़ना सबसे मुश्किल है, उसके लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। जब वो छोड़ सकते हैं लोग, तो जर्दा गुटखा छोड़ना मुश्किल नहीं है, सुपारी छोड़ना मुश्किल नहीं है। बस मन को समझाने की जरूरत है, और संकल्प से होगा ये। हाँ नीलू, और खोल के दे। राम राम, जय श्री कृष्णा डॉक्टर अंकल। राम राम, जय श्री कृष्ण। मैंने आपकी पूरी बात सुनी और मैं सभी बातों से सहमत हूँ। आपने एक जगह अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, जब आप बाहर जाते हैं तो आप या तो 2 दिन का फास्ट कर लेते हैं या फल फ्रूट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं होटल के खाने के बजाय। मैं तो तो विदेशों जैसे में कि मैं जाता एक हूँ, तब भी स्टूडेंट खा हूँ, कर मैं ले जाता हॉस्टल हूँ। में रहती हूँ। तो हाँ बोलिए, आप अच्छा, छात्रावास में रहते, सही तो बोलिए, हाँ, बोलिए। जैसे कि हाँ, चलो वो हाँ बताएं। खुशी जी, आ रहे आपकी हैं? आवाज नहीं आ हाँ, रही। वो हाँ शॉर्ट जैसे हॉस्टल में रहती हूँ तो मुझे साल टाइम पे अ, हाँ, मैं जो पूछना चाह रही हूँ वो है कि बैलेंस कैसे रखा जाए अगर हमें डेली बाहर ही खाना पड़े मजबूरी के कारण? देखो, ऐसा है कि हमारे शरीर पर, मन पर हमारा नियंत्रण है। हॉस्टल में रहते तभी कोई मुश्किल नहीं है। मैं जब विद्यार्थी था तब मैं भी विद्यार्थी जीवन जिया हूँ। हॉस्टल में भले ही नहीं रहा, लेकिन हमारे एक माताजी आती थी खाना बनाने के लिए, और वो खाना बनाती थी। तो होटल का खाना हमने तब भी नहीं खाया। मैं अपने मेडिकल लाइफ के बारे में बात करता हूँ। विदेशों में कहीं जाता हूँ तो वहाँ भी होटल में रहना पड़ता है। हॉस्टल जैसी ज़िंदगी होती है, कई बार हफ्ते-हफ्ते भर भी रहना पड़ता है, तो भारत में भी रहना पड़ता है। तो खाकर की व्यवस्था करते हैं। लेकिन आपकी व्यथा और व्यवस्था जो तकलीफ व वाजिब है, उसके लिए मैं ये कहूँगा, अब मैं आपको इस बात के लिए थोड़ा ज़रूर कह सकता हूँ, मेरी बिटिया भी मेडिकल में है, और वो मुंबई में रहती है, एक हॉस्टल में रहती है। तो वो भी हमारी इस आदत की वजह से, कि होटल में नहीं खाना चाहिए। आपको सुन के आश्चर्य होगा, कभी भी हम सपरिवार आज तक होटल में खाना खाने के लिए नहीं गए। इतने बड़े पद पर रहा मैं बीकानेर में, डॉक्टरों के बीच में रहता हूँ। होटल होटल में कई बार उनके साथ मुझे जाना भी पड़ता है। सब लोग परिवार के साथ आते हैं, हमारा भी परिवार साथ जाता है। लेकिन होटल में जाकर के खाना क्या खाएँ, कदम हमने कभी नहीं डाली। और ये स्वभाव बच्ची की, हमारी बिटिया के मन में भी था। इसलिए वो साल भर बहुत परेशान रही। तो सबसे पहले तो उसने बाहर, जो माताजी कुक भाई अम्मा बोलते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ उनके घर से बना हुआ खाना लाती थी। तो वो उनसे खाना लेती थी। उसको भी उसका मन पसंद नहीं होता था। तब उसने वो एक आजकल ये वाइब्रेटर होता है ना, जिस पर इंडक्टर, वो उसने ले लिया। और पिछले 1 साल से मुझे बहुत खुशी है, और मैं गौरव से आपके साथ शेयर करता हूँ, वो अपना खाना खुद अपने रूम में बनाती है। जैसा भी रूखा-सूखा बना लेती है, शुरू-शुरू में जल जाता था, खराब हो जाता था। वो अपनी माँ को दिखाती थी, देखो क्या करूँ, ये जल गया, खराब हो गया। उसकी माँ उसको समझाती थी, इसको ऐसा कर, ऐसा कर। वो साल भर में अपना खाना बनाने, खुद बनाने की स्थिति में आ गई है। तो हॉस्टल में खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं है। ये कोई स्टेटस सिंबल भी नहीं है। उल्टा आपके खाना बनाने की महक से आस-पास के बच्चे या बेटियाँ आपके रूम में आएँगे, क्या बनाया मुझे भी खिला दे। हमारी बिटिया के साथ भी ऐसा ही होता है। मेरे एक मित्र थे, हॉस्टल में रहते थे, वो हलवा बनाने के बहुत शौकीन थे। जो ही हलवे की महक पास के कमरों में जाती थी, तो पास के बच्चे आ जाते थे, क्या हलवा हलवा बन रहा है। वो कहते थे, तुम जाओ सारे होटल में खाओ, मेस में खाओ, मेरा हलवा खाने के लिए क्यों आए?
मैं बनाता था तो मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो सब आते हैं। तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो अपने रूम में खाना बना सकते हैं और ताज़ा खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। ज़रूरी नहीं जैसा घर का बने रोज़ खाना, आपको अलग-अलग वैरायटी बनाने का स्वभाव पड़ जाएगा। तो कोशिश तो करो, असंभव दुनिया में नहीं है। किरण जी बोले। हाँ, हेलो, राम राम। राम राम राम। राम। नारायण, नारायण, राम, राम। हाँ, किसी के शराब की आदत को कैसे छुड़ाएं? कोई दवाई वगैरह है क्या? हाँ, शराब के लिए सामान्यतः तो मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो सालों से पी रहा है उसके शरीर में अल्कोहल के कुछ तत्व होते हैं, ब्लड घूमते हैं। इसलिए शराब छुड़ाने के लिए सामान्यतः मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। लेकिन यदि परिवार के लोग हिम्मत वाले हैं और जिसको शराब छोड़ना वो स्वयं भी हिम्मत करता है, तो किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन के अंदर ही उसके मन की भाव उसको शराब छुड़वा देंगे। और अगर लगता है कि भी उसके मन में भाव नहीं है, तो धोखे से भी शराब छुड़ानी भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे एलोपैथी में जो दवाई देते हैं शराब छुड़ाने की, अगर धोखे से छुड़ाने की कोशिश की, तो उसके शरीर को नुकसान कर सकती है। तो उसके लिए पहले मनोबल तैयार करें और सबसे बड़ी ताकत हमारी आध्यात्मिक ताकत है, सत्संग है। अगर हम लोग सत्संग से जुड़ेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे, तो उसके मन में भी इच्छा हो जाएगी कि मुझे छोड़ना चाहिए और वो छोड़ेंगे, ज़रूर छोड़ेंगे। डॉक्टर की मदद लेके छोड़ना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, नारायण नारायण डॉक्टर साहब। नारायण, नारायण। जैसा कि आज आपने जानकारी दी और एक जिस आप प्रोफेशन में हैं और आपने प्रोफेशन के साथ में जो सत्संग का एक कॉम्बिनेशन करके आपने उपाय इतने सुंदर तरीके से बतलाए, तो ये बात तो समझ में आ रही कि हर जने को जो भी है किसी भी प्रोफेशन में हो सत्संग के साथ में धर्म के साथ में चलकर वो आराम से हम कर सकते हैं। और जनरली हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हर आदमी अपना स्वयं का जज डॉक्टर खुद बन सकता है। ये बचपन में मतलब हमारे भी अच्छे दिखने में संस्कार मिले। हम जोधपुर में पढ़ते थे, तो गांधी मैदान में स्वामी जी के हर अल्टरनेट ईयर लगभग कई बार सत्संग हुए थे, मुझे याद है। तो एक सत्संग जी तो जी स्वामी जी का उस जमाने में बचपन में हमको मिला। फिर दूसरा बचपन से आरएसएस के संपर्क में आ गए थे, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का वो संस्कार भी आया। और फिर तीसरा जी आज से 15 साल पहले हमारे एक बीकानेर मित्र हैं, उन्होंने गायों के साथ जोड़ दिया, तो उसका एक अलग जी प्रभाव पड़ा। ऐसे सब मिलकर के एक सत्संग हमारी जुड़ती चली गई और हमारे विचार में और हमारी संस्कृति इस घोर अंग्रेजी संस्कृति में जी करके भी मैं सीख पाया। हम्म। तो जैसे एक संदेश तो बच्चों को ये जाता ही है कि सत्संग का साथ कभी मत छोड़ना, चाहे दूसरा काम तो बिल्कुल कर्म सही योग है, करवाए। बिल्कुल सही है। और एक बात जैसे आप गायों का कह रहे हैं, डेफिनेटली गाय हमारी माँ है, लेकिन एक है कि हमारी बॉडी का पीएच और गाय के दूध का पीएच, जो ये साइंस क्या है, क्या ये नहीं, भ्रमित नहीं, करने इसके बारे वाली में है? अगली बार कोई बहुत बड़ा साइंस है ये। और केवल एक पीएच से तुलना नहीं होती, बहुत सारे पक्ष है जिसको देखना होता है। हम उसको केवल सीधा पीएच तो तब महत्वपूर्ण होती है जब किसी का डाइट कॉम्बिनेशन हो रहा हो। कोई डाइट कॉम्बिनेशन हम्म, नहीं, हम जो भी गाय के उत्पाद लेते हैं स्टोमक के थ्रू जाते हैं। इसलिए स्टोमक की अपनी प्रक्रिया है, इसके बारे में अगली बार जब पूरा विषय होगा तब रखूंगा इसके बारे राम राम। में। राम, राम। नारायण। हाँ, हाँ, नारायण नारायण प्रणाम। अभी ये लेडीज के लिए या गर्ल्स के लिए जो 3 दिन का समय रहता है माहवारी का, हम्म, तो इस समय आजकल लड़कियां साइंटिफिक रीजन भी मांगती है और लेडीज भी इस चीज का बिल्कुल। ध्यान नहीं हाँ, रखती है। आप सही कह रहे और हो। और न खाने पीने में शादी ब्याहों में भी इस चीज का ध्यान नहीं रखते, तो जिससे बहुत जेंट्स के नियम भी होते हैं, तो वो नियम भी उनको तो पता रहता नहीं कि कौन है कौन नहीं है, सही बात तो उन चीजों का भी ध्यान नहीं है। तो है। ये इसमें पूरी मुझे क्या विज्ञान है होता इसके है? अंदर। सारे जीवाणुओं, बैक्टीरियाओं का जो उस समय उद्गम होता है और कई बीमारियों का वो कारण बनते हैं, उनसे बचाव करना पड़ता है। ह्यूमन पैपिलोम वायरस एचपीवी एक बहुत बड़ा वायरस है जो इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। मुंह के कैंसर और महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर का बहुत बड़ा कारण है ये। इसके बारे में भी कभी एक अलग से चर्चा करेंगे, वो केवल माता-बहनों के बीच में ही होगा इस विषय को मैं। और बजाय इस ऑनलाइन के मैं माता-बहनों के सामने लेना चाहूँगा इस विषय को, ताकि वो और अच्छा समझेगी। इसलिए मेरी माता-बहनों से निवेदन है कि इस समय से जब गुज़रती है तो हमारे ऋषि-मुनियों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। बचपन में हमको याद है हमारी माँ जब खाना बनाती थी और हमारी भाभी जी जब खाना नहीं बनाती थी, तब हम पूछते थे कि आज भाभी खाना क्यों नहीं बनाया? रोटी क्यों नहीं बनाया? तो हमारी माँ बहुत कहती थी कि थारे बुझाइरो अबार 3-4 दिन रो विश्राम करनो मने, आराम करिया। हम बड़े हुए और मेडिकल में आने के बाद पता चला कि हमारी माँ ये क्यों कहती थी कि हमारी माताजी उस समय खाना क्यों बनाती थी। हमारे दिनों वो नहीं बनाती थी। माताजी की उम्र 50-55 साल की हो गई थी। अब पता चलता है कि माँ क्यों कहती थी।
और इसके पीछे पूरा विज्ञान है, वो इस रूप में कहते थे। छोटे बच्चों को इसको जानना भी नहीं चाहिए, तो जाने भी क्यों, लेकिन वो विश्राम का समय था, उसको निभाना ही चाहिए। माताओं को उस समय रसोई में नहीं जाना चाहिए, शादी विवाह फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। और ये जितने भी आधुनिक प्रचार के माध्यम जो आ रहे हैं, ये बनाना फ्री, बनाना फ्री, बनाना फ्री, ये सब भले उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माताओं को उस समय पूर्ण विश्राम करना चाहिए, ऐसे मेरी मान्यता है। तो ये विषय आगे ले राम राम। इस विषय पर एक अलग पूरी चर्चा हो सकती है, और इसका बजाय इसमें ऑनलाइन के हमें माताओं के सामने सामने तो जोधपुर वाले आ सकेंगे, इसलिए हम ऑनलाइन भी एक बार कोशिश बाहर वाले नहीं आ सकते ना, बाहर वाले। चलो दो ऐसी व्यवस्था बैठाएंगे, करेंगे, इसका भी करेंगे। पूरा विज्ञान, इसमें पूरा 1 घंटा का व्याख्यान हो सकता है। मैं इसको पूरा भारतीय संस्कृति के अनुसार रखूंगा, हमारी परंपरा ऋषि मुनियों ने क्यों बनाई है। लवेश बोले। इसमें एक मजाक का विषय जरूर जोड़ूंगा। इसमें सासू बहुओं वाला जो हमारे यहाँ पर है कि सास बहू के बीच में झगड़े बहुत होते हैं, ये पूरी विज्ञान है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ये इस महीने का भी कारण वही है, उसी का एक चक्र है, ये 28 दिन का ऊपर नीचे होते हैं, उनका फ्लक्चुएशन होता है। वही माता बहनों को खुशी का एक अनुभूति देने वाला हार्मोन है। ये क्यों सामान्य है, ये कोई रिप्रोडक्शन सिस्टम ऐसा नहीं है। इसमें माताएं बहनें खुश मिजाज इसीलिए रहती है क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का एक निश्चित अनुपात रेशो शरीर में रहना ही चाहिए। और 45 साल की उम्र तक, जब तक ये महीना मासिक धर्म बंद नहीं होता, तब तक हमारी माता बहनों के शरीर में हार्मोन खूब रहता है, इसलिए खूब खुश रहती है। 45 के आते ही जब महीना बंद होता है तो सासू की स्टेज आ जाती है, जब तक वो अपने बेटे बहू की शादी करती हो तो घर में बहू आ जाती है, और उसके शरीर में हार्मोन खूब है, वो प्रसन्न रहती है। सासू माँ के शरीर से वो हार्मोन आउट हो रहा है वैज्ञानिक रूप से, और इसलिए वो उस समय बहुत उस हार्मोन के विड्रॉ होने की वजह से दुखी होने की आदत आ जाती है। और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा 45 के बाद में एक वानप्रस्थ आश्रम का जीवन चालू होता है, और हमारी माताओं बहनों को उस समय तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, सास में तीर्थ यात्रा पर जानी चाहिए, 2-4 महीने तक वहीं रहे तो अच्छा है, ताकि बहू से नहीं लड़े, क्योंकि हार्मोन के विड्रॉल की वजह से जो गुस्से का स्वभाव आया है वो घर में वो भी रहती है, इसलिए उस पर ही आता है बेचारी पर। तो सासू नहीं चाहती, लेकिन वो हार्मोन करा देता है, हार्मोन को जो विड्रॉ हुआ है। बहू भी नहीं चाहती, लेकिन वो बहुत अति प्रसन्न है, वो सासू को पसंद नहीं, क्योंकि उसको हार्मोन नहीं है। तो सास बहू के झगड़े का कारण भी यही है, ये पूरी विज्ञान है। तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, तीर्थों पर जाए, महीनों तक ऋषिकेश जाकर के गंगा स्नान करे और वापस संत महात्माओं का सानिध्य ले रहे, उसकी आवश्यकता है। इसलिए 45 की होते ही माताओं को घर छोड़ना चालू कर देना चाहिए, घर से बाहर रहे। और ये 5 साल ही रहता, ज्यादा नहीं, 5-10 साल में उनकी हार्मोन वापस नॉर्मल हो जाएगा, लड़ाई झगड़े की व्यवस्था खत्म हो जाएगी पूरी विज्ञान है, इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट नारायण नारायण। हाँ जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बच्चों में, कुछ बच्चों में ये आदतें आ जाती हैं कि हैवी खाना खाया तो हम कोल्ड ड्रिंक पी लें या सोडा पी लें तो उससे पच जाएगा, तो ये सही है या गलत है? देखो, हैवी खाने को पचाने के लिए कोल्ड ड्रिंक बचाता है ऐसी नहीं, उल्टा और कैलोरी ऐड कर रहा हूँ। डाइजेशन तो इसलिए क्योंकि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी न किसी फॉर्म में अल्कोहल रहता है जी, और बहुत सारे केमिकल रहते हैं। तो ये बात सही है, वो डाइजेस्ट तो कर देता है, लेकिन कितनी कैलोरी ऐड कर रहा है, कितने केमिकल ऐड कर रहा है। और इसका कारण है, इसका कारण पचाने के लिए हमारे जो घर में छाछ होनी चाहिए, और नींबू पानी है ही नहीं, हमारे फ्रिज में है ही नहीं, तो बच्चा क्या करेगा, उसके बच्चे का क्या दोष है? जी जी। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक का स्वाद किसने लगाया? बच्चा तो नहीं जानता था। इस रसोई में से और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक की जगह क्यों ले ली? नींबू पानी को, छाछ को पिछड़ा बता दिया हमने, तो ये तो पिछड़े लोगों की चीज है। नहीं सर, घर में तो हम लोग यही सिंबल बना लिया, तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, बच्चे उसके लिए दोषी नहीं है। हमें हमारे स्वभाव को बदलना पड़ेगा, तो बच्चे भी बदलेंगे। और दूसरा, सायंकाल खाना जो है ना, एक तो इसी बात जुड़ी हुई बात है, हम लोग देर शाम को खाना खा रहे हैं, इस प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा। जो स्वाभाविक रूप से जो जैन पद्धति थी या है, जो वाकई अभी भी कई लोग अपनाते हैं, उसको हमको अपनाना ही पड़ेगा। सूर्यास्त से पहले भोजन करने की आदत। अगर हम सूर्यास्त से पहले भोजन करेंगे तो कितना ही गरिष्ठ खाना खा लो, 9-10 बजे तक उसको पचना ही पड़ेगा, बाटा भी पच जाएगा। लेकिन इसकी आदत हमको डालनी पड़ेगी। हम खाना ही रात को 10 बजे खा रहे हैं, जम करके ठूस करके स्टोमक को ठस दिया, तो बेचारा स्टोमक क्या करेगा? हाँ बोलिए। हाँ नारायण। एक परिवार है, आपने जो बातें कही, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक सवाल है। हाँ। एक परिवार है और परिवार में 2 भाई हैं, मान लीजिए 2 भाई हैं, दोनों भाइयों के एक बच्चे हैं अपना,
पर लेकिन एक बच्चा जाता है टेढ़ी लाइन पर और दूसरा बच्चा जो है दूसरा बच्चा ना जाए टेढ़ी लाइन पर, तो क्या किया जाए? वो तो कैसा, ये पारिवारिक समस्या है और ये एक दिन हल नहीं होती, और इसका कहीं न कहीं बीज हमारे बचपन में हमने डाला हुआ है। अगर हम इसको सामाजिक स्तर के रूप में या स्टेटस के रूप में नहीं देखेंगे तो ये कोई बड़ी भारी समस्या नहीं है। इसको पारिवारिक रूप से ही सुलझाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत माताओं और भाभियों से करनी पड़ेगी। हमारी माताएं और भाभियां इसको ज्यादा स्टेटस सिंबल बनाती है। तो हमारा छोरो तो डीपीएस में पढ़े, माफी चाहता हूँ मेरा कि स्कूल से कोई विरोधाभास नहीं है, हमारा छोरो तो इतनी महंगी स्कूल में पढ़े, वो ये भूल जाते हैं कि उन स्कूल के बच्चे पानी की बोतलों में शराब लाते हैं। हमने उन स्कूलों को स्टेटस सिंबल क्यों बना लिया? क्या हमारे पास अधिक पैसा इसीलिए है कि हम उन स्कूलों में लाखों रुपए देकर के डोनेशन के और उन हाई स्टेटस की स्कूलों में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे? तो ये पारिवारिक समस्या है, इसको हमें पारिवारिक दृष्टि से ही सुधारना होगा। और विशेषकर माता बहनों में इसकी बहुत ज्यादा स्टेटस सिंबल का इशू रहता है। हमको हमारे माता बहनों को इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मुश्किल नहीं है, भले एक बच्चे तो क्या हुआ। नारायण नारायण सर। नारायण नारायण सर मैं कह रहा था कि पान होता है ना, पान में गुटखा जल जाता होता है। हाँ बताए पान। हाँ राम राम, बच्चा पूछना चाह रहा है सिंपल पान खा सकते हैं क्या? नहीं। देखो, पान की जो एक्चुअल परिभाषा है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कभी इसकी कोई आने की व्यवस्था की भी होगी, तो जो उनके कंटेंट थे वो तो है ही नहीं आजकल। पान आप अपने घर में नहीं बनाते। पान बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। पान का जो पत्ता होता है बहुत ही गुणकारी शरीर के लिए, लेकिन पान के पत्ते पर जो बाकी चीजें मिलाई जा रही है उनका क्या है? आप क्या मिला रहे हो वो देखना पड़ेगा। जब हमारे पास वो कंटेंट ही नहीं है तो फिर खाइए क्यों? या तो हमारे वैद्य मित्रों से उस पान के उन ओरिजिनल कंटेंट के बारे में पता करो और फिर खाओ। नहीं तो जो बाजार में मिल रहा है वो तो नहीं खाया तो अच्छा है। आपका आश्चर्य होगा, मैंने आज तक अपने जीवन में पान नहीं खाया। मुझे पता ही नहीं स्वाद क्या है। तो ये जब तक हमें उसकी केमिस्ट्री हमारे ऋषि मुनियों ने जो बनाई है उसे नहीं बैठती तो उस बाजार वाले पान को नहीं खाना। नेक्स्ट। नारायण 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 हाँ, मैं पूछ रही थी कि चाय कितना हानिकारक है और उसको कैसे छोड़ा जाए? क्या उससे भी कैंसर होता है? नहीं, चाय से कैंसर नहीं होता, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। उल्टा इसके बारे में जरूर कहते हैं, चाय में खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली ग्रीन टी में। तो खूब सारे एंटी कैंसर के तत्व चाय में है। लेकिन हम चाय को कैसे, कब और क्यों पी रहे हैं, ये एक बहुत प्रक्रियागत प्रश्न है। इसमें सामान्यतः चाय के लिए ऐसा कहा जाता है कि चाय को अलग अलग, चाय का पानी अलग और दूध अलग, और फिर उसमें अपनी अपेक्षा के अनुसार ऐसे उसको मिला करके पीना चाहिए। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उस तरह की जो आयुर्वेदिक जो चाय है जिसमें ये चाय भी हो सकती है, कुछ हमारी जड़ी बूटी वाली चाय भी होती है, उनको बनाकर पिए तो स्वाद भी अच्छी नहीं लगती, उसका एक कड़वापन टेस्ट आता है। तो हमें चाय के बनाने की प्रक्रियाओं में सुधार करना पड़ेगा। चाय के बारे में वैज्ञानिक तथ्य कई बार आते हैं कि ये हृदय रोगों से बचाने वाली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये कैंसर से बचाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जब चाय नशे का हिस्सा बन गया और हमारे जीवन में चाय का वो स्थान आ गया कि उसके बिना मेरा काम ही नहीं चलता, इसका मतलब हम चाय का दुरुपयोग कर रहे हैं। कि चाय को पीते समय हम लोग उसके साथ कुछ चीजें ऐसी जोड़े, क्योंकि चाय एसिड बहुत बनाती है। इसमें जैंथीन डेरिवेटिव होते हैं, डाइमिथाइल जैंथीन, ट्राइमिथाइल जैंथीन। चाय और कॉफी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इनकी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है, केवल थोड़ा सा फर्क है। इन दोनों चीजों के लिए मैं ये कहूंगा कि इनका बहुत ही हमारी परंपराओं के अनुसार उपयोग करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परंपराओं से परे जाकर के इसके आजकल जो उकाड़ी बना करके और जो एक मिक्स करके और खूब उकाड़ करके और उसको बहुत काढ़ा बन करके और खूब कड़क बन करके और खूब सारी शक्कर डाल करके और इस तरह से अगर पीते हैं तो वाकई घातक है। इसको नियंत्रण करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर इसमें परंपराओं से क्या मतलब है आपका? परंपराओं से चाय की बनाने की जो प्रक्रिया है हमारे ऋषि मुनियों ने तय की हुई है। वैसे जो बाजार में चाय उपलब्ध है ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस होकर के जो चाय पत्ती आ रही है उसमें बहुत वो लोग भी केमिकल यूज करते हैं। ऑर्गेनिक चाय तो बहुत ही दुर्लभ है। शुद्ध ऑर्गेनिक चाय की कीमत 25 से 30 हजार रुपए किलो है। लेकिन जो भी चाय आ रही है उसको, इसका तरीका ये है कि हम लोग इसको चाय को अलग उबालें और बाद में दूध मिक्स करें, तो बहुत सारे इसके जो दुष्प्रभाव है उसकी वजह से कम हो जाएंगे। इसको पूरा बंद कर दें ये तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी चाय तो मैं भी पीता हूँ, लेकिन इसका डिसिप्लिन उपयोग करें ऐसा मेरा आग्रह है। इसको अलग अलग बना करके दूध में मिक्स करके उकालने की बजाय अलग अलग करेंगे तो इसके दो बहुत सारे दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रभा जी बोले। जी नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरा मेन सवाल ये है कि जो अपने बासी खाने को राक्षसी फूड कहते हैं, तो पहले तो देखिए फ्रीज नहीं था, तो सुबह का शाम और शाम का सुबह रखते ही नहीं थे। जहां तक चीज होती तो उसको समाप्ति करने की चेष्टा करते। लेकिन आज अगर जब बच्चों को कहते हैं कि 2 दिन से रखी हुई है या शाम की है या कल, तो बोलते हैं आप कौन से समय की हैं। फॉरेन में तो एक हफ्ता का 15-15 दिन का खाना बना के एक साथ फ्रीज में रखा जाता है। तो क्या उनके नुकसान नहीं करता है? अब मैं आपको एक कोरोना से बताता हूँ, लाखों लोगों की लाशें उन देशों में हुई जहां का खान पान ये था, और हमारा देश बचा। हमारे शरीर की इम्यूनिटी ने बचाया, हमारे शहर हमारे खान पान ने बचाया। जो परंपरागत रसोई आज भी हमारी है, मेंटेन्ड है, इस कारण से हमारे बचे। 50-100 साल पहले पश्चिमी देशों ने हमारे उनके खान पान में ये सब चीजें ला दी, फ्रिज के खाने को ला दिया। ये किसने कहा फ्रिज में रखने से खाना शुद्ध रहता है? फ्रीज आने की जीवाणु वजह से अपने आप को हर वातावरण में ढालने की ताकत रखता है। जब फ्रिज में रखते हो तो 4 डिग्री टेम्परेचर पर भी जीवाणु ग्रोथ करने की 6 महीने में आदत डाल लेगा। लाखों करोड़ों लोगों की लाशें जो बेची पश्चिमी देशों में, इम्यूनिटी कम होने के कारण, उनके खान पान के कारण, ये उन्हीं देशों में भी इसी है। वो आज हमारे पश्चिम के लोग हमारे भारत की संस्कृति तरफ लौट रहे हैं। इस कोरोना ने उनको सिखा दिया कि भारत की तरह का रहन सहन हमने नहीं अपनाया तो लाशें और बिछेगी उनकी। अपने बच्चों को समझाओ, जो प्रश्न करते हैं कि हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं या किसी को जी रहे हैं, उनको कहना इसी युग में अभी 4 महीने लाखों लाशें वहां बिछ गई। लाशें सड़कों पड़ी थी, उठाने वाला नहीं था कोई। हमारे बच्चों को समझाओ ना। क्या भारत में भी वही रूप देखना चाहते हैं वो? और देखेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो हमारी पीढ़ी जो 50-60 साल की है, हमने अच्छा खाया, हम तो कुछ हद तक बचेंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ी 20 साल बाद, जब इनकी पीढ़ी की जब कोरोना जैसा इनका भी कोई बाप वायरस आ जाएगा देश के अंदर, तब इनकी लाशों का क्या होगा? भैया जब पहले फ्रीज नहीं थे तो माएँ तो उस समय बस सुबह का खाना अपने सुबह ही, बस उनको तो इसको फ्रिज से मत जोड़िए माता जी। फ्रिज था या नहीं था इससे मत जोड़िए। आप तो ये बताओ, कुछ बताओ जहाँ फ्रिज 50 साल पहले, 100 साल पहले आ गया था। हमारे देश में तो 20 साल 30 साल पहले आया, वहां लाशें बिछ गई ना अभी 6 महीने पहले ही। जी उनको बच्चों को पुराने टीवी में कभी रिकॉर्ड किए हुए न्यूज मिल जाए, कोई सीरियल मिल जाए, कुछ आवे तो उनको दिखाओ कि सड़कों पर लाशें पड़ी है, घर वालों ने बाहर फेंक दी, उठाने वाला नहीं था। 4-4 5-5 दिन सड़कों पर पड़ी थी, लाखों लोग मर गए। ठीक है, इम्यूनिटी वाला तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता ही है। बिल्कुल है ये, इसलिए इसको खाने से फ्रिज से मत जोड़िए। हमारी संस्कृति पर लौट आओ, इसी ऊपर आइए। राम राम। राम राम नारायण। मैं ये पूछ रही थी कि जिनको सुपारी की लत तो नहीं है, आदत तो नहीं है, पर कभी कभी खाना भी उतना ही नुकसानदेह है। बिल्कुल, क्यों खानी? कभी कभी भी जैसे कभी कभी भी क्यों खाना? कोई अमृत तो है नहीं, कोई वैक्सीन तो है नहीं जो आज लगा दिया कोरोना की तरह 2 साल के लिए बच्चों के। क्यों खाना? नहीं, जैसे वो आदत में सुमार नहीं है कि पूरे दिन सुपारी खानी है, जैसे कहीं तो खाना ही क्यों? आदत सुमार नहीं है तो छोड़ डालो ना बाहर उसको। क्यों जहर को पास में रखना ही क्यों? जहर की बोतली पास में रखना ही क्यों चाहते आप? वो भी उतनी ही नुकसान करती। बिल्कुल, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ना। जब घर बनाना चालू करते हैं तो एक ही पत्थर से शुरुआत होती है। पहला पत्थर एक ही लगता नींव में, फिर हजारों पत्थर लग जाते हैं धीरे धीरे और घर बनता है। अंतरिक्ष यान जब जाता है दुनिया में, धरती से उठ करके मंगल या चंद्रयान, तो पहला फुट कदम तो धरती से उठाता ही है। वो 1-1 फुट करके करोड़ों किलोमीटर की यात्रा करता है। तो इसको थोड़े से कण को भी क्यों रखते हो आप? छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सुशील कुमार जी, भगवती जी बोले। दीपिका जी आप बोले। जल्दी जल्दी करो भाई। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, अभी आपने चाय या कॉफी के लिए बताया था, तो मुझे थोड़ा अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मुझे डॉक्टर ने चाय कॉफी के लिए बोला। और दूध, ये जो ट्राइमिथाइल जैंथिन मैंने बताया था केमिकल, वो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं। मैंने कहा ना चाय नुकसान करती है, ऐसा नहीं है। चाय हृदय रोगों के लिए अच्छी है, चाय श्वास के लोगों के लिए अच्छी है, लेकिन उसको उचित तरीके से उपयोग करें आप, तो श्वास के रोगों के लिए अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इससे कितनी मात्रा में जैसे लेना चाहिए ताकि हानिकारक ना बने? आपकी जो स्वाद के हिसाब से आप कैसे पीते हो, दिन में 2-4 बार
अलग अलग पानी में दूध को अलग अलग उकाल के लीजिए। अब दमा के मरीजों के लिए कहूंगा वो दूध के साथ ना लें तो अच्छा है, दूध कफ का कारण है। चाय को बिना दूध के लें क्योंकि दूध कफ का कारण है। हालांकि मैं आयुर्वेद नहीं जानता, मैं उसका प्रवक्ता भी नहीं हूँ। ये मेरी आज की सारी बात को आयुर्वेद के साथ जोड़ के देखना भी मत, क्योंकि मैं उसके लिए ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ। मैंने हमारी परंपराओं को वैज्ञानिक तरीके से ही रखने की कोशिश की है खाली। इसलिए चाय को मैं कॉफी को आपके दमा के मरीजों के लिए जरूर कहूंगा कि दूध को ना मिलाएं, इसमें अलग से उकाल करके नींबू के साथ ले सकते हैं। ऐसा नींबू की चाय कॉफी अच्छी होती कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर भी है। इसलिए 4-5 बार